Good morning. So, again, we are in another lecture of current affairs, है ना? ठीक है, बढ़िया बात है. तो इसको करते हैं. ठीक, देखिए, तो एक एक करके फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टॉपिक है जेनोम इंडिया प्रोजेक्ट. ये रिसेंटली भी मैंने एक वीक के अंदर डीसीए में कवर किया था, या किसी तो लेक्चर में कवर किया है, जैसा मुझे याद आ रहा है. जेनोम इंडिया मतलब जीन्स जो होता है ना, इंसानों का जीन्स. ठीक है, तो इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है. वो डाइवर्स कम्युनिटी का अलग अलग जब जीन्स हम लोग लेते हैं और उन जीन्स का क्या करते हैं, हम लोग सीक्वेंसिंग करते हैं, है ना, पैटर्न पता करते हैं, तो उससे इंसानों का ट्रेट पता चलता है. ट्रेट मतलब क्वालिटी, फिजिकल क्वालिटी और बाकी सब क्वालिटीज के बारे में पता चलता है. तो वही था जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट. इंडिया से ऑलमोस्ट 10,000 इंडिविजुअल जो है वो उनका जीन्स लिया गया था, है ना, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज से, और उनके जीन्स का सीक्वेंसिंग का पता किया गया था. सो दैट अगर जीन्स का सीक्वेंसिंग हम पता चल जाता है तो किस तरह की कम्युनिटीज में, किस तरह के रेस में किस तरह के डिजीज ज्यादा हो रहे हैं, ये हमें पता चलना स्टार्ट हो जाएगा. समझ में आई बात? उनको कैसे क्योर करना है ये पता चलना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, उनका फिजिकल ट्रेड्स, फिजिकल एट्रीब्यूट्स, ये सारी चीजें पता चलनी स्टार्ट हो जाएगी. यही क्या है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट. टोटल कितने जीन्स लिए गए हैं? 10,000 लोगों के. समझ में आ गई बात? ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट जीन्स जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, है ना. इसका मेन डिपार्टमेंट कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है. ठीक है, ये जो डेटाबेस आएगा जीनोम इंडिया का, जो भी जीन सीक्वेंसिंग किया जाएगा, तो द ह्यूज डेटा सेट ऑफ 8 petabytes will be stored at the Indian Biological Data Center in फरीदाबाद. यहां पे स्टोर किया जाएगा. और सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इसमें इन्वॉल्व है 20 इंस्टीट्यूट के साथ. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, या पूरे इंडिया का एक सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है. आईआईटी से भी ऊपर का टैग है उसको, खासकर रिसर्च में. और जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो, है ना, आईआईसी बेंगलोर. ठीक है, तो उसके अंदर ये पूरा काम चल रहा था. ठीक बात है. ठीक है, तो डेटा कहाँ स्टोर होगा? वापस से देख लो, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर जो कहाँ है? फरीदाबाद में. बायोलॉजिकल डेटा सेंटर. देखो, हर चीज दिल्ली में हो नहीं सकती, दिल्ली छोटा है, तो आसपास के लोकेशन में बहुत सारी चीजें हैं, फरीदाबाद, हरियाणा. ठीक है, इट इज लेड बाई सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु. चलो, जीन सीक्वेंसिंग समझ गए. जीन्स को सीक्वेंसिंग को पता करना. जीनोम सीक्वेंसिंग कितने, कौन कौन से जीन होते हैं? ए, टी, सी और जी. 4 जीन्स होते हैं. 4 जीन्स का क्या सीक्वेंस बनता है, क्या पेयर बनता है, उनको पता करना, है ना. इनका अगर पेयर बनाया जाए तो 3 बिलियन पेयर्स बन सकता है. कितना पेयर? 3 बिलियन. तो वो पता करना, उससे क्या होता है, जो भी डिजीज हो सकती है वो पता चलता है. सेकेंड टॉपिक है राइट्स ऑफ फिजिकली हैंडीकैप, जो राइट ऑफ पर्सन विथ डिसएबिलिटीज एक्ट. तो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट के बारे में है, ये न्यूज में चल रहा था ड्यू टू वेरियस रीजंस, है ना. वैसे तो ये पुराना न्यूज है, पुराना न्यूज आने के चांसेस, या पुराना एक्ट है, पुराना एक्ट मेंस में आने के चांसेस रहते हैं काफी, बट प्रीलिम्स में आने के चांसेस क्या रहते हैं? थोड़े कम रहते हैं. ठीक है, फिर भी हमें इंपॉर्टेंट एक्ट के बारे में पता होना चाहिए. अब यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज कितनी है? 21 है. ये 1-2 फैक्ट आप जानो. ठीक है, बहुत ज्यादा आपको जानने की जरूरत इसमें नहीं है. ठीक है, एम्पावरमेंट ऑफ दिव्यांगजन के नाम से भी ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने इसको चलाया था. बस इसमें और कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ये आते हैं थर्ड टॉपिक. ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे थोड़ा ये न्यूज़पेपर का कटिंग है इसलिए फट रहा है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू ऑनर ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स फ्रॉम सदर्न इंडिया. साउथ इंडिया से ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को जनवरी में क्या किया गया है इस साल? बोलो, ऑनर किया गया है ना. तो कौन कौन से क्राफ्ट को ऑनर किया गया है उनके बारे में हमें डिटेल पता होने चाहिए. ठीक बात है, डायरेक्टली दैट कैन फीचर इनटू द एग्जाम. अब उसमें पोचमपल्ली इकाट होता है, 80 कोप्पका टॉयज होता है, कांचीपुरम सिल्क है, कलमकारी है. इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं. पहला क्या है? पोचमपल्ली इकाट. पोचमपल्ली इकाट क्या है? ये कहां से बिलोंग करता है? तेलंगाना से, है ना. डिस्ट्रिक्ट्स याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, स्टेट तो आपको याद होने चाहिए. तेलंगाना
नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट, इट इज ऑफन रेफर्ड टू एज द सिल्क सिटी ऑफ इंडिया, है ना, वो जो डिस्ट्रिक्ट है उसको क्या बोलते हैं, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया, फॉर द एक्सक्विसिट साड़ी दैट आर वुमेन थ्रू अ यूनिक स्टाइल कॉल्ड इकाट। पूचमपल्ली इकाट को जीआई टैग कब मिला, 2004 में। इकाट इज अ मलेशियन इंडोनेशियन वर्ड दैट मीन्स टाई एंड डाई। इकाट का मतलब क्या होता है, टाई एंड डाई। इकाट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ रैपिंग and dyeing sections of bundled yarn to a predetermined color pattern before they are woven into fabric। तो पहले कलर कर देते हैं फिर उसको फैब्रिक बनाते हैं। समझ में आई बात, पहले क्या करते हैं कलर, फिर क्या बनाते हैं फैब्रिक। तो ये है पोचमपल्ली इकाट। तो यहां बात हो रही है सिल्क सिटी की, सिल्क साड़ी की, है ना। हमारे यहां बताओ आसाम में सिल्क सिटी कौन है, सुआलकुशी। देखा है कि नहीं देखा आप लोगों में से, किसी ने विजिट किया है, विजिट किया तुमने बस, और तुम लोगों में से किसी ने नहीं ना। 10-30 किलोमीटर्स है यहाँ से, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है ना। जालुकबाड़ी जानते हो ना, जालुकबाड़ी गए होगे, जालुकबाड़ी से कितना लगेगा, 45 मिनट्स लगेगा एंड यू विल रीड द लोकेशन कॉल सुआलकुची। तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, एपीएससी में वो भी आ सकता है। ये तो क्योंकि प्रेसिडेंट ने क्या किया, इनको सम्मानित किया है, तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और डायरेक्टली ये सब यूपीएससी एपीएससी में आ सकते हैं। 80 कोप्पका टॉयज, अब टॉयज देख रहे हो ना, ये ऐसे वुडन बैम्बू वाले टॉयज, ठीक है, बढ़िया टॉयज लग रहे हैं ना बच्चों को खेलने के लिए। ट्रेडिशनल टॉयज है, आंध्र प्रदेश में बनते हैं। दे आर मेड आउट ऑफ वुड एंड आर कलर्ड विथ नेचुरल डाइज। लकड़ी से बनाया जाता है, नेचुरल डाइज से बनता है। इनकी खास बात, इनको ध्यान से देखो, कहीं भी शार्प एज दिख रहा है क्या, जिससे कि हाथ कट जाए, चुभ जाए, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, नहीं, शार्प एजेस नहीं है, बच्चे आराम से खेल सकते हैं। समझ में आई बात। तो 80 कोप्पका टॉयज की सबसे बड़ी बात है, इसमें शार्प एजेस नहीं होते हैं, नो शार्प एज, सिर्फ क्या है, राउंड ऑन ऑल साइड, गोल गोल है ऑल साइड। समझ में आई बात। इनको भी जीआई टैग मिला था 2017 में, ठीक है। कलमकारी, कलमकारी देख रहे हो, कलम से कारी किया जाना। कलमकारी साड़ी भी होती है। कलमकारी मतलब अब हाईली पॉपुलर फॉर्म ऑफ हैंड पेंटेड और ब्लॉक प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल। हैंड पेंटेड और ब्लॉक प्रिंटेड कॉटन का टेक्सटाइल है, पेंटिंग है, आंध्र प्रदेश में होता है कलमकारी के नाम से, फिर साड़ी भी है। देर आर 2 डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ कलमकारी, श्रीकलस्ती एंड द पेदन्ना स्टाइल कलमकारी। एक हैंड पेंटेड होता है, दूसरा ब्लॉक पेंटेड होता है, दोनों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। पेदन्ना स्टाइल मतलब आपका हैंड पेंटेड जो है, नहीं ब्लॉक पेंटेड है, उसको जीआई टैग कब मिला है, 2013 में। इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर रखा गया है ना। प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अब स्टेशन पे जाओगे ना, तो हर स्टेशन पे तुमको क्या मिलेगा, एक छोटा दुकान मिलेगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का। कहीं पे तुमको कुछ मिल रहा होगा, कहीं पे कुछ बिक रहा होगा, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर इसको रखा गया है। अगर आप कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के रेलवे स्टेशन पे जाते हो, तो वहां की जो स्टॉल होगी, वहां पे तुमको क्या मिलेगा, कलमकारी साड़ीज वगैरह या कपड़े वगैरह मिलेंगे। समझ में आई बात। जब मैं एक बार प्रीलिम्स पास आ रहा था, मुझे आर्ट एंड कल्चर रिवाइज कर रहा था मैं, ठीक है। तो मेरी एक फ्रेंड थी सीबीके में IRS पहले, तो क्योंकि वो पहले से प्रिपेयर कर रही थी, तो फिर अब एक बार सेलेक्ट हो जाओ तो लाइफ में काम क्या बचता है, पूछ देना, ठीक है। तो कलमकारी साड़ी पहन के फिर उसने डिस्क्रिप्शन में पूरा कलमकारी का डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब मैं ऐसे पढ़ के गया था, इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करने, मतलब बोला चलो रिवाइज हो गया कलमकारी कम से कम, ठीक है। तो ऐसे करके काम हो जाता है ना। कांचीपुरम सिल्क ओरिजिनेट्स फ्रॉम द विलेज कांचीपुरम इन तमिलनाडु। कांचीपुरम तमिलनाडु में है, ये तो आपको पता ही है, नाम बहुत फेमस है कांचीपुरम, है ना, चोला डायनेस्टी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जो कम फेमस है कलमकारी, है ना, एटिकोपका, ट्वाइस, ये सब जो कम फेमस है, जो आपको कम पता है, उनके बारे में आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। मैसूर का गंजिफा आर्ट, गंजिफा, ये गणेश जी लॉर्ड गणेशा देख रहे हो ना, मैसूर गंजिफा इज अ डिस्टिंक्टिव एंड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ गंजिफा आर्ट दैट ओरिजिनेटेड एंड फ्लरिश्ड इन द सिटी ऑफ मैसूर। मैसूर में आया। गंजिफा इज द नेम गिवन टू एन एंशिएंट इंडियन कार्ड गेम, है ना, कार्ड गेम होता है ना, पत्ते, तो पत्ते वाला गेम था। मैसूरू गंजिफा वाज एक्सटेंसिवली पैटर्नाइज्ड बाय मैसूर रॉयल फैमिली, वाडियार किंग्स। वाडियार किंग्स को बहुत ज्यादा इन लोगों ने पैटर्नाइज किया। मेन एम ऑफ द गेम वाज टू टीच, लर्न एंड टेल स्टोरीज फ्रॉम आवर एंशिएंट स्क्रिप्चर एंड होली बुक्स।
तो ये गंजीफा आर्ट बना होता था पत्तों वगैरह पे, अभी भी उनकी जो टेक्स्ट है और बहुत सारी क्वाइंस और उन चीजों पे गंजीफा आर्ट आपको बना हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये है गंजीफा आर्ट। अब बाकी जीआई के बारे में सबसे जरूरी चीज क्या है? जीआई। जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन किसको मिलता है? किसी भी प्रोडक्ट को मिल सकता है, कोई नेचुरल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी हो सकता है ना, काजी नींबू हो गया, फॉर एग्जांपल दार्जिलिंग टी हो गया, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। या फिर किसी ऐसे चीजों को भी मिल सकता है, पेंटिंग वेंटिंग हो गया, साड़ी हो गया, टॉयज हो गया, किसी को भी दिया जा सकता है। ये किसी एक पर्सन को नहीं मिलता, एक कम्युनिटी, एक एरिया के रेसिडेंट को मिलता है। समझ में आई बात? कि उस कम्युनिटी या उस एरिया से जो प्रोड्यूस होने वाली चीजें हैं उसको क्या मिलता है? जीआई टैग। उसको एक कम्युनिटी या एक ज्योग्राफिकल लोकेशन उसको क्या करता है? ओन करता है। समझ में आई बात? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इससे क्या होता है? इससे ये समझ में आता है कि ये चीज यहां से प्रोड्यूस हुई है, उसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है, उससे उसका सेलिंग पावर जो होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है ना। मिजोरम का एक चिली था, चिली, तो वहां पे वो चिली बहुत सस्ता था। ठीक है, जब जैसे उसको जीआई टैग दिलवाया वहां के एक आईएएस ऑफिसर ने, उसका प्राइस 10 टाइम्स बढ़ गया पूरे इंडिया के मार्केट में। समझ में आई बात? है ना। मेरे घर पे, मेरे डिस्ट्रिक्ट में एक वो होता है चीरा, ठीक है, उसका नाम है मिर्चा का चिड़ा। मिर्चा मतलब एक धान होता है, पैडी, जिसका नाम है मिर्चा। तो पहले वो 20-30 रुपए केजी बिकता था, जब से जीआई टैग मिला सीधे 100 रुपए केजी बिकता है। मैंने बोला यार मेरा तो नुकसान हो गया, 100 रुपए केजी खरीदना पड़ रहा है। समझ में आई बात? क्योंकि वो वर्थ है 100 रुपए केजी भी, क्योंकि नॉर्मल चीरा भी 100 रुपए केजी मिल जाते हैं। ठीक है, वहां पे 100, बाहर में तो वो 200, दिल्ली वगैरह में अगर बिक रहा होगा तो 200 केजी बिक रहा होगा। समझ में आई बात? अभी मैं घर गया तो लेके आया, है ना। तो कहने का मतलब जीआई टैग से क्या होता है? फार्मर्स को फायदा होता है या कम्युनिटीज को फायदा होता है जो प्रोडक्ट बना रही है। ठीक बात है। जीआई टैग का एक्ट है, एक्ट कब है? 1999 का एक्ट है, और इससे रिलेटेड जो बॉडी है उसका हेडक्वार्टर चेन्नई में आता है। कहां आता है? चेन्नई में। पहला जीआई टैग वाला प्रोडक्ट कौन था? दार्जिलिंग टी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव में बहुत जीआई टैग वाली चीजों को फेवर किया गया। ठीक है, अब देखो नेवी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। किसके बारे में? नेवी के बारे में। 3 चीयर्स फॉर इंडिया नेवी। 3 क्यों? फॉर द फर्स्ट टाइम 3 नेवल कॉम्बेटेंट्स वेयर कमीशन्ड इनटू द इंडियन नेवी ऑन वेडनेसडे। 3 नेवल कॉम्बेटेंट्स, नेवी में कॉम्बैट करने वाले 3 चीजें यहां पे इंट्रोड्यूस की गई हैं, है ना। 3 वेसल्स। एक का नाम था आईएनएस सूरत, एक का नाम था आईएनएस नीलगिरी, और एक का नाम था आईएनएस वगशीर। ठीक है, सूरत, नीलगिरी और वगशीर। ठीक है, नाम पता होना चाहिए। आईएनएस नीलगिरी प्रोजेक्ट, इसका किस प्रोजेक्ट के अंदर आता है? 17th ए स्टील्थ फ्रिगेट। स्टील का मतलब, स्टील्थ मतलब छुपा हुआ, जो छुप के वॉर कर सकता है। लीडशिप ऑफ द प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट। इसको सबको बिल्ड करने वाला एक ही कंपनी है, मैगाजॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। समझ में आई बात? है ना। जब से ये न्यूज आया तब से मैगाजॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का शेयर 20% बढ़ गया। समझ में आ रही बात? तो एक ही कंपनी बना रही है, क्या नाम है? मैगाजॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। एक देसी कंपनी है, देसी मतलब लोकल इंडियन कंपनी है। मुंबई एंड गार्डन रिच शिप बिल्डर इंजीनियर कोलकाता, 2 कंपनी मिलके मल्टी मिशन कैपेबिलिटी है फॉर एंटी सरफेस, एंटी एयर, एंटी सबमरीन वारफेयर। नेवी का काम क्या होता है? नेवी भी तो मिसाइल ही मारेगी, है ना। नेवी भी क्या करेगी? बड़े बड़े शिप से जाके प्लेन उड़ाएगी। बात वही है, नेवी भी एक तरह से पानी वाला एयरफोर्स है। आ रही बात समझ में? नेवी के पास कंबाइंड कैपेसिटी होती है, आर्मी वाली भी और एयरफोर्स वाली, दोनों कैपेबिलिटीज होती है। क्योंकि नेवी क्या करती है? शिप से जा रही होती है, और नेवी वाली खुद की तो होती ही है सबमरीन। जब पानी के अंदर छुप छुप के तुमको क्या चलाना है? मिसाइल चलाना है, ऊपर उड़ के भी मारना है। समझ में आई बात? ठीक है, तीनों कैपेबिलिटीज होती हैं, है ना। अगर तो आप देखोगे वर्ल्ड का टॉप 3 एयरफोर्स कौन है, तो वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोमिनेंट एयरफोर्स है यूएस का, सेकंड है यूएस का नेवी। समझ में आई बात? क्योंकि नेवी भी तो क्या कर रही है, वहां भी प्लेन्स आते हैं और प्लेन्स जाते हैं, उनका भी काम वही होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें है ना। बड़ा बड़ा इनके पास वो लैंडिंग का जगह होता है शिप्स के पास। इक्विप्ड विथ एडवांस वेपन एंड सेंसर्स। ठीक है, ये सब तो रहेगा ही, सब में रहेगा, हर जगह रहेगा। दूसरा है आईएनएस सूरत। इसका कौन सा क्लास है? 15B क्लास। आईएनएस सूरत के बारे में खास बात, इसमें क्या इनेबल किया गया है? एआई, है ना। इंडियाज नेवी फर्स्ट एआई इनेबल्ड वॉरशिप। इसका नाम क्या है?
आईएनएस सूरत, क्या नाम है? सूरत, ठीक है। गैस से पावर किया गया है, ठीक है। आगे आता है आईएनएस वगशीर, मॉडर्न स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। स्कॉर्पियन क्लास प्रोजेक्ट अंडर प्रोजेक्ट 75 चल रहा था। इसको डिजाइन किया है नेवल ग्रुप फ्रांस ने, है ना। कंस्ट्रक्शन मेगाजॉन डॉक लिमिटेड, कंस्ट्रक्शन सबका वैसी ने किया है, सेम कंपनी ने। नेम्ड आफ्टर ए स्पीसीज ऑफ सैंड फिश, सैंड फिश का नाम क्या था? वगशीर, ठीक है। एडवांस सोनार सिस्टम, टॉर्पीडोज, स्टील्थ मतलब छुप के वार करने वाला फीचर होना चाहिए। तो एक होता है फ्रिगेट, एक होता है डिस्ट्रॉयर, एक होता है कॉर्वेट्स। इसके बारे में इतना डिटेल आपसे पूछा नहीं जाता है, बस बेसिक्स इनके बारे में जो है, वगशीर क्या है, सूरत क्या है, नीलगिरी क्या है, नाम आपको पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा डिटेल में कोई भी एग्जाम आपसे नहीं पूछेगा। समझ में आई बात? अनलेस आप डिफेंस का इंटरव्यू दे रहे हो तो मे भी शायद पूछा जाए, फिर भी इतना आपसे एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि आप बताओ। प्रोजेक्ट 17 क्या है? प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट्स आर सीरीज ऑफ स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। स्टील्थ मतलब छुपे हुए, है ना, मिसाइल फ्रिगेट, जहां से मिसाइल्स को क्या कर सकते हैं हम लोग? लॉन्च कर सकते हैं। करेंटली कौन बना रहा है? मेगाजॉन डॉक शिप बिल्डर्स बना रहा है, ठीक है। प्रोजेक्ट 15 भी क्या है? विशाखापत्तनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स ऑल्सो क्लासिफाइड एज प्रोजेक्ट 15 ब्रावो क्लास, और सिंपली P-15 भी इज ए क्लास ऑफ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। तो ये मिसाइल डिस्ट्रॉयर का काम करते हैं S-400 जैसा, और ये क्या है? मारने का काम करता है, राफेल मतलब राफेल वगैरह, ब्रह्मोस वगैरह जैसा। समझ में आ रही बात? ठीक है ना? ठीक, आगे चलें, चलो बस, और कुछ नहीं है। सबका मेगाजॉन डॉक शिप बिल्डर ही सबका काम कर रहा है, चाहे फैसिलिटीज विशाखापत्तनम, मोरमुगांव, इम्फाल, सूरत कहीं भी बने, ठीक है। ठीक है, बाकी इसमें बहुत सारा डिटेल दे दिया है मैंने, इसको थोड़ा काटा कम है ना। ये जब जनवरी में मैंने डीसीए लिया था उसी के हैं सारे, उसी का कंपाइलेशन है। गल्फ ऑफ एडन एंड रेड सी, तो लोकेशंस इंपॉर्टेंट है बेटा। लोकेशंस मैं बार बार बोलता हूं, बार बार बताता भी हूं, लोकेशंस आपको पता होना चाहिए। मैंने कल भी बताया कि आपको किस किस का लोकेशन पता होना चाहिए। कैस्पियन सी, उसके अराउंड कंट्रीज, ब्लैक सी, उसके अराउंड कंट्रीज, मेडिटेरेनियन सी, उसके अराउंड कंट्रीज। ये कौन सा सी है? रेड सी, उसके अराउंड कंट्रीज। रेड सी के इधर क्या है? इजिप्ट, इधर क्या है? सऊदी। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है 2-3 साल पहले, ऐसा नहीं कि बहुत पहले कुछ आया हुआ है। इधर क्या है? सूडान, है ना। इथोपिया लैंड लॉक्ड है, दिखता है बस कि पास में है ना, ऐसे खेला जाता है। ये गल्फ ऑफ एडन, यहाँ है बाबल मंडेओ, ठीक है ना। यहाँ पे है जिबौती, छोटा सा कंट्री, हॉर्न पे क्या नाम है? जिबौती नाम है, ठीक बात है। यहाँ इसको क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ एडन। ये कौन सा कंट्री है? यहाँ कौन से रिबेल होते हैं? हाउथी रिबेल्स। कौन से रिबेल्स होते हैं? हाउथी रिबेल्स, ठीक है। ये है ओमान, ओमान के बगल में क्या है? यूएई। फिर उधर पानी है, पानी पर्सियन गल्फ, उसके ऊपर क्या है? ईरान। ईरान क्या था? पर्सिया था, ठीक है। तो मैप आपको पता होना चाहिए। जिबौती, यहाँ पे गल्फ ऑफ दुजारा भी है, मतलब जिबौती के नाम से ही है तंजोरा, ठीक है। यहाँ आसपास जो छोटा ये गल्फ है, इसको क्या बोलोगे? गल्फ ऑफ तंजोरा। वैसे ये सब कनेक्टेड ही रहता है, बट फिर भी सबका अलग अलग नाम भी रहता है। यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन, यहाँ पे गल्फ ऑफ तंजोरा, ये पतला बाब अल मंडेओ। समझ में आ रही बात? फिर ये क्या है? रेड सी। फिर आगे क्या आएगा आपको? आगे ऐसे करके सुएज कनाल, फिर क्या आएगा? मेडिटेरेनियन सी। पूरा लोकेशन पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्या आएगा आपको? सुएज कनाल। डन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपको पता होना चाहिए। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, बहुत बार हमने क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में बात की है। क्रिटिकल मिनरल्स का मतलब वैसे मिनरल्स जो एडवांस्ड इकोनॉमी में काम आते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल ईवी सेक्टर, सोलर सेक्टर, बहुत सारे जो इमर्जिंग सेक्टर्स है जिनके लिए ये काम का है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिटिकल मिनरल्स। समझ में आई बात? साथ साथ इनका सप्लाई चेन जो है बड़ा क्रिटिकल इशू रहता है, बहुत एविडेंस में इजिली ये नहीं मिल रहे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल मिनरल। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे मिनरल्स को क्या क्लासिफाई किया है? क्रिटिकल मिनरल्स। अच्छा, मिनरल से याद आया, आप लोगों ने बोरोन का नाम सुना है क्या? बोरोन, बोरोन, बोरोन का नाम सुना है? ठीक है, अभी ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि इंडिया ने किसको हिट किया है? पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को हिट किया है किराना हिल्स में, है ना। और ऐसा बोला जा रहा है कि यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी जो था वो चेक करने आया है रेडिएशन लीक्स को,
और इजिप्ट के पास बोरोन बहुत ज्यादा है, तो इजिप्ट से फ्लाइट लैंड की है क्या लेके, बोरोन लेके। बोरोन क्या करता है, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर एमिशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। क्या करता है, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर एमिशन को क्या करने की कोशिश करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है। दैट इज द वर्क ऑफ बोरोन। क्योंकि जब न्यूक्लियर फिशन होता है, टूटता है, एक यूरेनियम बोरोन और एक यूरेनियम टूटता है ना, तो यूरेनियम टूटता है तो एक फ्री यूरेनियम से 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। समझ में आई बात? वो 3 न्यूट्रॉन किसको तोड़ सकते हैं, 3 नए यूरेनियम को तोड़ सकते हैं, तो फिर उससे 9 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होगा। फिर 9 कितने को तोड़ेंगे, 27 को। तो चेन रिएक्शन और बढ़ता जाता है। ठीक है, अनकंट्रोल्ड, वही अनकंट्रोल्ड हो गया तो क्या हो गया, वेपन हो गया। कंट्रोल्ड हो गया तो क्या हो गया, एनर्जी हो गया, है ना। तो वहां बोरोन चाहिए। बोरोन क्या करता है, एक्सेस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ में आई बात? ठीक है, छोटा छोटा धमाका देख रहे हो ना, वो अर्थक्वेक आ रहा है पाकिस्तान में लगातार। ठीक है, पता नहीं क्या आ रहा है, भगवान जाने क्या हो रहा है उधर। ठीक है, तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन NCMM, क्रिटिकल मिनरल्स जो हमारे लिए बहुत क्रिटिकल हैं, जिनका सप्लाई चेन बहुत ज्यादा अच्छे से मैनेज नहीं है ना। क्रिटिकल मिनरल्स में हमने किसको, डिफेंस, एरोस्पेस, न्यूक्लियर, स्पेस, सब में जो यूज होगा क्रिटिकल मिनरल्स। क्या इनके नाम रट पाओगे, 1-2 बार जरूर देख लेना चाहिए, है ना। एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर भी है। क्या है, कॉपर। क्या है, कॉपर भी है। गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफनियम, इंडियम, लिथियम, मॉलिब्डेनम, निकेल, नियोबियम, पीजी, फास्फोरस, पोटास, रेसियम, सिलिकॉन, कैडमियम, सेलेनियम, जिर्कोनियम, वेनेडियम, टंगस्टन, टाइटेनियम, तीन, टेल्यूरियम, टैंटलम, स्ट्रॉन्शियम। तो ये सब किस में आ रहे हैं, क्रिटिकल मिनरल। आयरन है क्या, नहीं है, बहुत मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। एल्युमिनियम है क्या, बिल्कुल नहीं है। एल्युमिनियम की तो कढ़ाई बनती है यार, खाना बनाते हैं, कहां से क्रिटिकल मिनरल, बहुत है। समझ में आई बात, है ना। क्या है, लेकिन कॉपर है। कॉपर का ध्यान जरूर रखना है, कॉपर का ध्यान, निकेल का ध्यान, लिथियम का ध्यान, ये जरूर रखना है। ठीक बात है। इसमें यूरेनियम का नाम रखा गया है क्या, यूरेनियम का नहीं रखा गया। ठीक है, फैक्ट्स अबाउट क्रिटिकलिटी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट प्लस क्या होना चाहिए, सप्लाई रिस्क, है ना। क्रिटिकल मिनरल्स की सबसे खास बात यह है कि क्रिटिकल मिनरल्स में सबसे बड़ा डोमिनेट चाइना करता है। हम लोग भी या पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज कहां से क्रिटिकल मिनरल मंगाती हैं, चाइना से। चाइना के पास रिजर्व भी है, रिजर्व से निकाल के वो एक्सट्रैक्ट भी करता है, फिर उसको क्या करता है, मिनरल्स को प्यूरिफाई भी करता है। समझ में आई बात, यूज भी सबसे ज्यादा करता है और सप्लाई भी करता है ना। रिजर्व्स और भी कंट्रीज में है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में है, ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन सबसे ज्यादा निकालता कौन है, एक्सट्रैक्शन कौन करता है, चाइना करता है। चाइना का अपर हैंड है किसमें, क्रिटिकल मिनरल्स में। यूएस वगैरह सबसे ऊपर का अपर हैंड है। ठीक बात है, हमारे में भी जगह जगह कुछ ना कुछ क्रिटिकल मिनरल तो मिल ही रहा होता है, बट हमारा क्रिटिकल मिनरल जो है ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, प्रॉमिस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन समझते हो ना, 2 रिएक्शंस होते हैं, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रिएक्शन। वन को क्या बोलते हैं हम लोग, फिशन, वन को क्या बोलते हैं, फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन में क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन जुड़ के क्या बन जाएगा, बोलो, हीलियम। इसको क्या बोलोगे आप, फ्यूजन रिएक्शन बोलते हो। क्या बोलते हो, फ्यूजन। और यूरेनियम पे एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन डालो तो यूरेनियम क्या होता है, 2 अलग अलग क्रिप्टॉन में और बेरिलियम में टूट जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, फिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिशन। एक बड़ा एटम 235 इसका एटॉमिक नंबर है, मतलब इतने इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन। एक बड़ा एटम अगर 2 छोटे एटम में टूट जाता है तो इसको क्या बोलोगे, फिशन। और दो छोटे अगर किस में जुड़ जाए, बोलो, एक बड़े वाले मॉलिक्यूल में बन जाए, एटम में बन जाए, तो इसको क्या बोलते हो आप, बोलो, फ्यूजन बोलते हो। क्या बोलते हो, फ्यूजन। समझ में आई बात, फ्यूज फिश। समझ में आ गई बात, कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है। अब हम लोग ये वाला न्यूक्लियर एनर्जी तो सब लोग यूज कर रहे हैं, बट ये इतना आसान नहीं है, ये और ज्यादा खतरनाक है। इसको और ज्यादा कंट्रोल करना मुश्किल है, इसको कंट्रोल करना और मुश्किल है। अगर इसको कंट्रोल करना आसान होता तो एनर्जी और इजीली मिल जाता। समझ में आई बात, है ना। तो यही, और इसमें रेडिएशन वगैरह लीक्स के चांसेस इसके जैसे नहीं है, ये रेडियो एक्टिव है, ये वैसा कुछ नहीं होता है। समझ में आई बात। तो एक बार अगर इसको हमने अच्छी कैपेबिलिटी डेवलप कर ली, इसको कंट्रोल करने की एनर्जी,
तो काम आसान हो जाएगा। फ्यूजन क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूज मतलब है ना ड्यूटेरियम मतलब हाइड्रोजन 1 2 या ट्रिटियम मतलब हाइड्रोजन 1 3, ये किस में बन जाए, हीलियम में बदल जाए, साथ में एक क्या फ्री होगा, न्यूट्रॉन फ्री हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ट्रिटियम रखते हैं, ट्रिटियम का मतलब होता है बेटा हाइड्रोजन 1 3, हाइड्रोजन जिसका मास नंबर क्या है 3, एटॉमिक नंबर क्या है 1, और ड्यूटेरियम का मतलब कितना है 1 2, हीलियम का क्या मतलब होता है 2 और साथ में 4, तो 1 और 1 नीचे वाला 2 बन गया, 3 और 2 ऊपर वाला 4 बना, एक एक्स्ट्रा जो क्या निकल जाता है, न्यूट्रॉन। समझ में आई बात? ये कौन सा रिएक्शन है बोलो, फ्यूजन रिएक्शन है। न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ प्रोसेस वेयर टू लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियस रिलीजिंग कौन सा एनर्जी, इमेंस एनर्जी। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन का आइसोटोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अदरवाइज हाइड्रोजन, नॉर्मल हाइड्रोजन ऐसा होता है, नॉर्मल हाइड्रोजन कैसा होता है, ऐसा। इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिटियम। ये हाइड्रोजन के क्या बोले जाते हैं, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मतलब जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। समझ में आई बात? ठीक है, ठीक है। फ्यूजन रिक्वायर्स टेम्परेचर एबव 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस। जब तक टेम्परेचर पहले से 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस नहीं होगा तब तक ये जुड़ के और ज्यादा एनर्जी नहीं देंगे। दे आर लाइक पहले मुझे खिलाओ तब मैं काम करूंगा। समझ में आई बात? पहले इनको बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है। इतना एनर्जी कैसे जनरेट करोगे, इतना एनर्जी तुम फिशन से जनरेट कर सकते हो। क्या से, फिशन। तो पहले तुम फिशन कराओ, फिशन करा के इतना एनर्जी जनरेट करे, उससे क्या होगा, फ्यूजन होगा। समझ में आई बात, है ना? तो इसीलिए ये बहुत मुश्किल टेक्नोलॉजी है कि फिशन हो रहा है तो रेडिएशन का चांस तो हो ही गया ना, फिर फायदा क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये है फिशन एंड फ्यूजन। ठीक है, आगे चले। ठीक है, तो फ्यूजन के लिए चाइना का एक रिएक्टर है जिसका नाम क्या है, ईस्ट रिएक्टर। वर्ल्ड में एक रिएक्टर है फ्रांस में, है ना, टोकामक, फ्रांस के टोकामक में, जिसको बोलता है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। बहुत सारी कंट्रीज का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन चल रहा है, किसका, इंडिया के भी चल रहा है। फ्रांस में हम फ्यूजन को क्या करना चाह रहे हैं, कंट्रोल। समझ में आई बात? अच्छा है, फ्रांस में फटेगा तो उधर, हमारे यहाँ तो नहीं, बट नहीं फटे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, सबके लिए 500 मेगावाट फ्यूजन पावर आउटपुट को 2039 तक लेके आना है। सन जैसा कंडीशन को रेप्लिकेट किया जा रहा है। समझ में आई बात, है ना? बोलो नाम क्या है, ITER। इसका नाम टोकामक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलो बोलो, टोकामक। क्या बोलते हैं, टोकामक। ठीक है, चलिए। डिफरेंस बिटवीन फ्यूजन एंड फ्यूजन, फ्यूजन में क्या होता है, कंबाइन। फिशन में क्या होता है, टूटेगा। इसमें कौन टूटेगा, यूरेनियम या प्लूटोनियम जो बड़ा होगा, हाइड्रोजन क्या होता है, छोटा होता है, वो ऐड होगा। ठीक बात है, ठीक है। न्यूक्लियर वेस्ट इसमें क्या है, मिनिमल। इसमें क्या है, बहुत ज्यादा, है ना? तो ये न्यूक्लियर वेस्ट बहुत ज्यादा है इसमें, इसमें कुछ खास नहीं है। बट इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत है कि एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए पहले इसको। ठीक बात है, एनर्जी ही पहले ज्यादा चाहिए, इसमें ऐसा दिक्कत नहीं है। बट चेर्नोबिल, फुकुशिमा, बहुत सारा ऑलरेडी क्राइसिस हो चुका है। अब एक और नाम ऐड कर लो, किराना हिल्स। ठीक बात है, पता नहीं क्या हो रहा है। तीस्ता रिवर, तीस्ता रिवर बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, बार बार क्वेश्चन आते हैं, है ना? ऐसा रिवर जो कहां से ओरिजिन होता है, सिक्किम चुवांगडंग ग्लेशियर, और कहां जाके मिलता है, ब्रह्मपुत्रा में जाके मिलता है ना? इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, जो बाइली बे ऑफ बंगाल में मिलता है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ दिया था कि हाँ सिक्किम से ऐसे चुवांगडंग ग्लेशियर से निकलता है और कहां जाके मिलता है, बे ऑफ बंगाल में। लोगों ने बोल दिया यस, बे ऑफ बंगाल में तो मिलेगा, कौन सा अरेबियन सी में मिलेगा, लेकिन वो किस में मिल जाता है, ब्रह्मपुत्रा में। पहले ही काम खत्म हो जाता है। ठीक है, ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्रा, है ना? इट कवर्स नियरली, पहले सिक्किम, सिक्किम से कहा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश। ठीक है, हिमालय नियर चुनथांग, सिक्किम। ट्रिब्यूटरीज, इसकी ट्रिब्यूटरीज है जेमू, रांगियोंग, रंगीत, लाचुंग, चाकुंग, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे डैम बना रही है गवर्नमेंट, बहुत सारे, तीस्ता 1, तीस्ता 2, तीस्ता 3 डैम है। बांग्लादेश के साथ इसका रिवर शेयरिंग, वाटर शेयरिंग है। जैसे इंडस वाटर का था ना, वैसे ही तीस्ता का भी है। बांग्लादेश मांगता है कि थोड़ा पानी हमें ज्यादा दो, हम लोग पूछते हैं क्यों दें, बोला कि और ज्यादा भात उगाना है, चावल उगाना है।
समझ में आई बात? राइस का कल्टीवेशन और करना है उनको, वो साल में 3 टाइम राइस कल्टीवेशन कर लेते हैं। ठीक है, रंगपुर जो तीस्ता होकर गुजरती है वहां पे वो कितने टाइम, 3 टाइम राइस कल्टीवेशन कर लेते हैं। तो तीस्ता रिवर एंड डैम, ठीक है ना। अब देखो डैम में क्या हुआ कि डैम का बहुत ज्यादा रिस्क भी है, खासकर क्योंकि डैम सिक्किम में है ना, वहां पे तुमको पूरा पूरा सॉयल इरोजन, उसको क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड, है ना, और ये खतरे बहुत ज्यादा हैं। समझ में आ रही बात? तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। ये देखो 4/10/2023 खत्म हो रहा है ना लैंडस्लाइड से, ये पहले वाला डैम ऐसा है। ठीक है, गुलियन बेरी सिंड्रोम, गुलियन बेरी सिंड्रोम मतलब मसल वीकनेस एंड पैरालिसिस हो जाना, रेयर बट पोटेंशियली सीरियस ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है एक तरह से। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गुलियन बेरी सिंड्रोम, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, रेयर है, व्हेन द बॉडीज इम्यून सिस्टम अटैक द नर्वस सिस्टम, है ना, मतलब तुमने जिसको काम पे रखा है वो तुम्हें ही मार के जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, गुलियन बेरी सिंड्रोम। ठीक है, द एग्जैक्ट कॉज ऑफ गुलियन बेरी सिंड्रोम रिमेन्स अननोन। जब तुम्हारा खुद का इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्टिव हो जाए, तुम्ही को मारने लगे, तो क्या बन जाएगा, गुलियन बेरी सिंड्रोम। इंडिया फर्स्ट क्वासी बिलास्टिक मिसाइल, जिसका नाम क्या था, प्रलय, इसको हमने पहले भी पढ़ा है, प्रलय को 26 जनवरी में दिखाया भी गया, अभी तो प्रलय यूज नहीं किया हम लोगों ने। क्वासी बैलिस्टिक 2 तरह का मिसाइल होता है, लेट्स, है ना, एनालाइज। एक तरह के मिसाइल को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलिस्टिक, और एक तरह के मिसाइल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रूज मिसाइल। कौन सा मिसाइल, क्रूज। बैलिस्टिक मिसाइल को ऐसे फायर करो, ऐसे जाके दूर प्रोजेक्टाइल में गिरता है। कैसे गिरता है, प्रोजेक्टाइल में। इसलिए इसको कई बार हम फायर एंड फॉरगेट भी बोल देते हैं। एक बार फायर कर दो निशाना लगा के, फिर फॉरगेट हो जाओ। समझ में आई बात? ठीक है, वो जाके हिट करेगा। तो जितना भी लॉन्ग रेंज मिसाइल है वो क्या होगा, बैलिस्टिक होगा। ठीक है, एक बार तुमने कोई फिक्स्ड पोजीशन है, फिक्स्ड पोजीशन पे तुम्हें मारना है, तो कौन सा मिसाइल मारोगे, बैलिस्टिक। घर वर मारना है, ठीक है, तो कौन सा मिसाइल यूज होगा, बैलिस्टिक। समझ में आई बात? ठीक है, डिस्टेंस के लिए बहुत यूजफुल है। दूसरा होता है क्रूज मिसाइल। क्रूज का मतलब कि जैसे मान लो ये रास्ता है, तो वो ऐसे करके क्रूज करते हुए जा सकता है, बीच में पहाड़ आ गया तो ऐसे करके ऐसे निकल सकता है। समझ में आई बात? क्रूज मिसाइल को क्या हो सकता है, कोई मूविंग टारगेट को भी क्या कर सकता है, हिट कर सकता है, थोड़ा इधर उधर अपना एडजस्ट करके। समझ में आई बात? क्रूज समझते हैं ना, गाड़ियों में भी होता है क्रूज कंट्रोल, अपना आराम से जाते रहो, तो ये है क्रूज। बट ये बहुत ज्यादा लॉन्ग रेंज नहीं जा पाएगा, है ना, क्योंकि ये इसका हाइट क्या होता है, कम होता है, तो ऑब्वियसली ग्रेविटी भी तो नीचे काम कर ही रही है, फ्यूल वगैरह। ठीक है, उस हिसाब से बहुत ज्यादा लॉन्ग रेंज नहीं होता है, शॉर्ट टू मीडियम रेंज होता है क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल शॉर्ट रेंज भी हो सकता है, लॉन्ग रेंज भी हो सकता है, मीडियम रेंज भी हो सकता है। ठीक है, अभी हमने कौन सा मिसाइल बनाया है, क्वासी बैलिस्टिक। क्वासी बैलिस्टिक मतलब मैक्सिमम ट्रेजेक्टरी वो कैसा करेगा, बैलिस्टिक, फिर क्या बन जाएगा, क्रूज। समझ में आई बात? ठीक है, तो अगर दूर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तब भी मारेगा। आई बात समझ में? क्योंकि पहला अपना मैक्सिमम मोशन किस में गया, वो बैलिस्टिक में, यहां जाके क्रूज बन गया। ठीक है, अब आओ फिर। ठीक है, तो ये है प्रलय, प्रलय लाने वाला ही मिसाइल है ना। ठीक है, लास्ट ईयर ही बनाया गया है, बोलो रेंज अभी डिस्कस करते हैं। रेंज 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर के आसपास होगा। ठीक है, प्रलय इज एन इंडिजिनस शॉर्ट रेंज क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल। कैसा है, इंडिजिनस शॉर्ट रेंज क्वासी बैलिस्टिक, डीआरडीओ ने बनाया है। रेंज जो है, रेंज इसका है 400 किलोमीटर। ठीक बात है। निर्भय लॉन्ग रेंज मिसाइल भी है। निर्भय का रेंज कितना होता है, 1000, इसका रेंज कितना है, 400 500 400 मान के चलो। ठीक है, तो प्रलय मिसाइल सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, रेंज 150 टू 500 किलोमीटर। ठीक है, 400 मान लो ओरिजिनली, बट ये 400 हो या ये ऑपरेशनल रेंज हो, वो दोनों सही है, आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ट्रेजेक्टरी लो होता है। स्पीड कितना है, 1 से 1.6 मैक। मैक मतलब स्पीड ऑफ साउंड, मैक मतलब क्या हो गया, स्पीड ऑफ साउंड। मैक मतलब स्पीड ऑफ साउंड। 334 मीटर पर सेकंड, ये होता है स्पीड ऑफ साउंड। समझ में आई बात? किलोमीटर में बदलोगे तो अलग आ जाएगा। ठीक है, ये होता है क्या, एक बार इसको चेक करना पड़ेगा, है ना, अभी नहीं लिखता हूं। तो स्पीड ऑफ साउंड मतलब 1 मैक।
ठीक है। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगा कि लाइट ज्यादा होगा? लाइट ज्यादा होगा, है ना। तो एक बहुत अच्छा वीडियो देखा मैंने अभी रील में, ठीक है, कि एक पेरेंट्स जो है अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं कि देखो ये रहा मिसाइल, है ना, मिसाइल देखो वो दिख रहा है ना रेड, तो बोला कि हाँ, अब देखो दिख वहां रहा है लेकिन अब उसकी आवाज यहां से आएगी। समझ में आई बात? क्योंकि जब वो यहां चला गया लाइट तो बहुत फास्ट उसके आंखों पे आ गई, लेकिन जो उसने आवाज यहां रिलीज किया होगा वो साउंड उस तक अब पहुंचेगा। समझ में आई बात? क्योंकि वो ट्रेवल ऐसे कर रहा है ना, ऐसे क्या कर रहा है? ट्रेवल। समझ में आई बात? तो यहां पहुंचा तो लाइट तो फटाक से ट्रेवल कर गया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात? दिख पहले लोगे, लेकिन आवाज क्या आएगी? बाद में। तो आवाज जो उसने यहां पे साउंड रिलीज किया था वो तब तुमको सुनाई देगी जब वो खुद बेचारा यहां तक पहुंच गया है। आई बात समझ में? साउंड, अब तुम लोग उसने साउंड इधर दिया तो वो इधर जा रहा है, साउंड इधर जा रहा है, तो ये यहां पहुंचा तब तुमको साउंड यहां सुनाई देगा। आई बात समझ में? ठीक है, मुझे लगा वाह बढ़िया है। पाकिस्तान में आपदा में भी अवसर सोचने वाले लोग हैं। अब पाकिस्तान का था कि इंडिया का वो नहीं पता, ठीक है, क्योंकि हम लोग भी तो मिसाइल इंटरसेप्ट कर रहे थे, वो रेड रेड दिखाई तो दे ही रहा था पूरे जम्मू में और राजस्थान में और हर जगह, ठीक है। तो दिस मिसाइल रीचेस टर्मिनल स्पीड कितना होगा? मैक 6.1। मैक 6.1, यहां लिखा है 1 to 1.6, ठीक है। ये वाला ज्यादा सही लग रहा है मुझे, न्यूज वाला, है ना। मैक कितना है? 1 to 1.6, इतना ही ध्यान रखना। आगे देखते हैं, चलो आगे देख लेते हैं। टाइप ऑफ मिसाइल क्या होता है? सबसोनिक, साउंड से कम होना चाहिए। सुपरसोनिक, साउंड से ज्यादा होना चाहिए। हाइपरसोनिक, साउंड से बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा मतलब 5 मैक से ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे? हाइपरसोनिक। सबसोनिक मतलब 1 मैक से कम। हाइपरसोनिक मतलब 5 मैक से ज्यादा। सुपरसोनिक मतलब 1 मैक से ज्यादा। ट्रांससोनिक मतलब 1 मैक। ये क्या है? टाइप ऑफ तुम्हारा सबसोनिक, सुपरसोनिक। बैलिस्टिक और दूसरा वाला क्या है? क्रूज, ठीक है। बैलिस्टिक, क्वासी बैलिस्टिक, क्रूज। तो क्वासी बैलिस्टिक मतलब कंबाइन बैलिस्टिक एंड लो एल्टीट्यूड क्रूज पाथ, दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है। प्रलय के बारे में ये वाला स्पीड में आपको दोबारा बताता हूं, है ना। स्पीड लेके टेंशन की जरूरत नहीं है। द मिसाइल रीच टर्मिनल स्पीड ऑफ मैक 6.1, यहां दिया 1.6। मैं आपको कंफर्म करके बताता हूं, ये न्यूज़पेपर का कटिंग है, ये ज्यादा सही होना चाहिए। 6.1 की जगह 1.6 होना चाहिए, थोड़ा एरर लग रहा है। 6.1 बहुत ज्यादा हो गया, है ना। 6.1 इज नॉट इजी टू अचीव। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। फिजिकल हेल्थ समझते हो क्या होता है? क्या है फिजिकल हेल्थ? फिजिकल हेल्थ मतलब हर जो स्टेट है, स्टेट्स क्या करते हैं? लोन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो लोन्स को चुकाना ये सब किस में आता है? तुम्हारा फिजिकल हेल्थ में आता है। आई बात समझ में? कोई स्टेट जो है बहुत कम लोन लेके रखा है, बहुत ज्यादा कम उसका फिजिकल डेफिसिट है, उसको हम क्या बोलते हैं? कि फिजिकल हेल्थ उसका अच्छा है, ठीक है। तो एक नया इंडेक्स है जिसको बोलते हैं फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। सारे स्टेट्स को इसको कंपेयर करता है। किसको कंपेयर करता है? स्टेट्स को कंपेयर करता है। द रिपोर्ट टाइटल्ड फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रैंक्ड स्टेट्स कवरिंग 18 मेजर स्टेट्स को कवर किया। कितने मेजर स्टेट्स को? 18। और ये रिपोर्ट नीति आयोग का है। किसका है? नीति आयोग। पहली बार ये रिपोर्ट रिलीज हो रहा है। कौन सी बार? फर्स्ट टाइम दिस रिपोर्ट इज बीइंग रिलीज्ड। समझ में आई बात? तो इसका एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मिनरल रिच ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, है ना। ओडिशा इसमें नंबर 1 पे आया है कि उसका फिजिकल हेल्थ सबसे अच्छा है, लोन वोन कम लेके रखा है, फ्रीवीज बहुत ज्यादा नहीं दे रहा है, फिजिकल डेफिसिट उसका कम है, तो उड़ीसा इज नंबर 1, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को इस बार नीति आयोग ने इंक्लूड नहीं किया है, हिमालयन स्टेट्स को भी इंक्लूड नहीं किया है। जब इंक्लूड करेगा तब देखेंगे कि आसाम की रैंकिंग क्या बनती है, बट फिलहाल के लिए टॉप रैंकिंग किसका है? उड़ीसा का है, ठीक है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स इनिशिएटिव बाय नीति आयोग टू एनालाइज द फिजिकल हेल्थ ऑफ द स्टेट। द रिपोर्ट यूजेस डेटा फ्रॉम द CAG। किसका डेटा यूज करता है? CAG का। FHI covers state contributing significantly of India GDP, demographics, public expenditure and revenue। समझ में आ गई बात? ठीक है, ठीक है। नीति आयोग, बस इसमें और कुछ खास नहीं है। की हाईलाइट, उड़ीसा का रैंक क्या है? फर्स्ट, स्कोर क्या है? 67.8। फिर छत्तीसगढ़ का क्या है? सेकंड। गोवा का क्या है? थर्ड। खराब किसका दिख रहा है मुझे सबसे ज्यादा?
इन सारे स्टेट्स का। आंध्र प्रदेश का बहुत खराब है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से जब से तेलंगाना अलग हुआ है ना, बेचारा गरीब हो गया है। ठीक है, फिर वेस्ट बंगाल का खराब है, पंजाब का भी खराब है ना। पंजाब के चीफ मिनिस्टर लोन मांगते हुए दिखते हैं बार बार, ठीक है, गवर्नमेंट से कि हमें 1 लाख करोड़ रुपए दे दो, ठीक है, हम लोग दारू पियेंगे। केरला नहीं मतलब सॉरी, वो अलग बात है। केरला का भी फिजिकल हेल्थ क्या है, खराब ही चल रहा है ना। पंजाब, आंध्र प्रदेश, सबका रैंकिंग देखो, पंजाब का रैंकिंग 18 है, समझ में आ रही बात। आंध्र प्रदेश का 17 है। मार्क्स किसके ज्यादा दिख रहे हैं तुमको? पंजाब का 28.4, आंध्र प्रदेश का 26.9, ये मार्क्स हैं, है ना। ठीक है, ये रैंकिंग दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अचीवर, लाल वाले कौन है? अचीवर। ये ब्लू वाले कौन है? फ्रंट रनर। ऐसे करके वापस इसमें बनाया हुआ है। टॉप स्टेट आपको पता होना चाहिए, टॉप स्टेट उड़ीसा। ठीक है, ठीक। नाविक, नाविक समझते हो? जीपीएस यूज करते हो तुम लोग? अरे जीपीएस यूज करते हो? जीपीएस क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यूएस के सैटेलाइट तुमको रास्ता बताते हैं, वैसे ही नाविक इंडिया के सैटेलाइट तुमको रास्ता बताते हैं। समझ में आई बात? नाविक मतलब इंडिया के सैटेलाइट। इसका नाम हुआ करता था IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। समझ रहे हो? तुमको क्या लग रहा है कि जो इंडियन एयरफोर्स तुमको पिक्चर्स दिखा रही है, नूर खान एयरबेस बिफोर एंड आफ्टर, तो बिफोर आफ्टर क्या जीपीएस की हेल्प से मिल रहा है उसको? यूएस दे रहा है फोटो? नहीं दे रहा है ना, वो हमारा खुद का डेवलप किया हुआ सिस्टम है, जिसका नाम क्या है? नाविक। समझ में आई बात? हम अपने नाविक से क्या ले रहे हैं? फोटो ले रहे हैं। ठीक बात है। हमारा नाविक का कैपेबिलिटीज कितना है? वैसे तो हमने ये बोला है कि देखो हमारा जो इंडिया है, ये रहा हमारा इंडिया, ये रहा हमारा इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के बॉर्डर्स तक, ये इंडिया से 1500 किलोमीटर स्क्वायर बॉर्डर तक नाविक कवर करता है। समझ में आई बात? ये हमारा ऑफिशियल स्टैंड है, बट हो सकता है थोड़ा ज्यादा ही करता हो, पाकिस्तान को तो पूरा करता ही होगा पक्का। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि जब ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में कि नाविक के रिलेटेड 3 स्टेटमेंट थे, और साथ में ये भी स्टेटमेंट था कि ये 1500 किलोमीटर स्क्वायर क्या करता है? कवर करता है ना। तो 1500 किलोमीटर स्क्वायर कितना हुआ? 30 इंटू 50, 30 लेंथ, 50 इंटू कितना? 30 इंटू 50 को मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। बहुत कम है ना। 1500 किलोमीटर तो बड़ा होता है, बट किलोमीटर स्क्वायर एरिया क्या होता है? बहुत छोटा होता है। समझ में आई बात? है ना। ये पूरा कामरूप डिस्ट्रिक्ट एरिया उससे बड़ा हो जाएगा 1500 किलोमीटर स्क्वायर से। समझ में आ रही बात? तो मुझे लगा ये तो बहुत कम एरिया कवर कर रहा है, ज्यादा कर रहा होगा यार, तो मैंने इसको गलत काट दिया था, बट दिस वाज द ऑफिशियल आंसर। समझ में आई बात कि 1500 किलोमीटर स्क्वायर ही एरिया ये कवर करता है। कहां से? बॉर्डर से। इंडिया तो पूरा कवर करेगा ही, उसके अलावा। ठीक बात है, बट ज्यादा करता होगा। इसमें टोटल 7-8 सैटेलाइट है, पहले 7 थे, अभी टोटल 8 सैटेलाइट कर दिए गए। 8 सैटेलाइट जो है इंडिया के, हो तुमको रास्ता दिखाने के लिए काम में आते हैं। मिलिट्री यूज के लिए भी ज्यादा यूज होता है, धीरे धीरे हो सकता है बहुत सारे इंडियन मोबाइल्स में भी तुमको IRNS मिलेगा जीपीएस के अलावा। समझ में आई बात? ठीक है। और इसमें 3 होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। कैसा सैटेलाइट? जियो स्टेशनरी। और 5 है जियो सिंक्रोनस। कौन सा सैटेलाइट? जियो सिंक्रोनस। 5वां अभी लॉन्च हुआ है, तभी ये न्यूज में आया था, अदरवाइज तो ये पुराना हो गया। समझ में आई बात? ठीक है। चलो, नाविक क्या है? नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। पहले IRNS बोला जाता था, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, एक्सटेंडिंग अप टू कितना? 1500 किलोमीटर स्क्वायर होता, या गलत है, स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इसमें अब हम लोग क्या क्या कर रहे हैं? नाविक कंसिस्ट ऑफ कॉन्स्टलेशन ऑफ कितना सैटेलाइट? 7, 8 कर देना। 7 पहले था, अब कितना हो गया है? 8 हो गया है। दिस सैटेलाइट आर लोकेटेड इन जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रोनस। ठीक है, तो इसको 7 की जगह हम लोग क्या करेंगे? 8। जियो स्टेशनरी में कितना है? 3। जियो सिंक्रोनस में कितना है? 5। ठीक है। अच्छा, इसमें अब घड़ी वड़ी लगी होगी, है ना। ठीक है। टाइमिंग एक्यूरेसी कितना है? 50 नैनोसेकंड। और पोजीशन एक्यूरेसी कितना है? बेटर देन 20 मीटर। ठीक है। अब देखो 8th ऑपरेशनल फ्लाइट, 8th भेजा गया, पहले 7 था। 17th फ्लाइट GSLV, उससे भेजा जा रहा है।
है ना, और ये एक तरह से 100 लॉन्च था, ठीक है, इसरो की तरफ से, तो 17th फ्लाइट भेजा गया। अब इसमें एटॉमिक क्लॉक के बारे में जान लो। एटॉमिक क्लॉक में हम कौन सा एटॉमिक क्लॉक यूज कर रहे हैं? रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक, ठीक है, जिसका प्रिसीजन बहुत क्या होता है? हाई, बहुत फाइन टाइम होता है, सो दैट कि आप टाइमिंग के हिसाब से एक्यूरेटली चीजें प्रिडिक्ट कर पाओ। समझ में आई बात? ये सैटेलाइट्स क्या करेंगे? बहुत अच्छा इमेज देंगे और रियल टाइम पे देंगे। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है और इमेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, समझ में आई बात? ठीक है, देखो कुछ सैटेलाइट किसमें होंगे? जियो स्टेशनरी। कितने सैटेलाइट दिख रहे हैं तुमको? ब्लैक वाला गिनो, 1 2 3, और जियो सिंक्रोनस में आप 5 हो जाएंगे, है ना, इसको लॉन्च करने के बाद 5 हो गए हैं। अच्छा, इसका यूएस में सिस्टम कौन है? जीपीएस। रशिया का क्या है? ग्लोनास। चाइना का नाम क्या है? बीडीयू। यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो। ये सारे नाम पता होने चाहिए। समझ में आई बात? कई बार मैच करने के लिए भी आता था पहले, क्योंकि जब इंडिया ने बनाया था। टाइगर कंजर्वेशन, टाइगर तो हम पढ़ ही रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं टाइगर के बारे में। टाइगर के टोटल कितने वो है, रिजर्व है इंडिया में? 58, है ना। 56 छत्तीसगढ़ में, 57 58 एमपी में। समझ में आई बात? ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर कैसा वो है, स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? जिम कॉर्बेट में 1973 में। तो अंदर कोर एरिया होता है, फिर क्या होता है? बफर एरिया होता है, ठीक है। चलो, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भी क्या एक अथॉरिटी है? स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। कैसा अथॉरिटी है? स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो भी एक अथॉरिटी है, 2005 में स्टैब्लिश किया गया है। तो थोड़ा बहुत इनके बारे में, टाइगर्स के बारे में। टाइगर का सेंसस हर 4 साल में होता है। टाइगर की काउंटिंग की जाती है। क्या की जाती है? काउंटिंग, है ना। इस बार क्या लगाया गया है? ड्रोन्स वगैरह लगाया जा रहा है, ठीक है। इसमें एनजीओज का, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सबका सहारा लिया जाता है ना। पहले टाइगर काउंटिंग के लिए एम स्ट्राइप्स यूज किया जाता था। क्या यूज किया जाता था? एम स्ट्राइप्स। तो यूपीएससी में एक बार यही क्वेश्चन था, एम स्ट्राइप्स किससे रिलेटेड है? टाइगर काउंटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। टाइगर के अलावा तुम इससे लेपर्ड काउंटिंग भी कर सकते हो वो मना ही थोड़ी है, बट टाइगर काउंटिंग हम सबसे ज्यादा करते हैं। लास्ट सेंसस 2022, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज रिलीज द फिगर ऑफ द 5th साइकिल ऑफ इंडियाज टाइगर सेंसस, रिवीलिंग 6.1.7% इंक्रीज इन द पास्ट 4 years। टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ रही है, दैट इज अ गुड साइन, है ना, क्योंकि तब आदमी सफारी करने जाएगा तो टाइगर दिखेगा, अदरवाइज तो टाइगर दिखता नहीं है। टाइगर के सबसे बड़े दुश्मन कौन है? पहले तो पोचर्स थे, शिकारी लोग, अब कौन है? टाइगर खुद है। टेरिटोरियल फाइट में एक दूसरे को मार देते हैं। समझ में आई बात? है ना, टेरिटरी का फाइट चलता है उनका, एक टाइगर एक एरिया में रहता है, ठीक है। 2006 में हमारे पास टाइगर कितने थे? 1411। अभी कितने हैं? 3682। बहुत बढ़िया, काफी टाइगर है हमारे पास। एम स्ट्राइप्स, एम स्ट्राइप्स क्या है? सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है ना। अलाउ पेट्रोल टीम टू कीप अ बेटर टैब ऑन सस्पिशियस एक्टिविटी while also mapping the patrolling location, route and timing of forest, ठीक है। एम स्ट्राइप्स। टाइगर रिजर्व कितने हैं टोटल? 58, है ना। लास्ट कौन सा है? माधव टाइगर रिजर्व इन एमपी, ठीक बात है, ठीक है। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कहां है? उरांग। उरांग जो है सबसे छोटा। उरांग गए हो आप लोग? नहीं गए हो? जाओ यार, कहीं तो जाओ, ठीक है। लार्जेस्ट पता था, हम लोग पहले भी पढ़े थे, नागार्जुन सागर सिरसा सिलम। डिस्कवरी ऑफ लिड 568, अ लो मास सुपर मैसिव ब्लैक होल, है ना। ब्लैक होल के बारे में तो हम लोग डिटेल में पढ़े हैं। इसका मास क्या है? कम है, लेकिन सुपर मैसिव है, ठीक है। बीच में काला दिख रहा है, वही क्या है? ब्लैक होल। इसको सिंगुलरिटी भी बोलते हैं, जो काला दिख रहा है। लीड 568, आपसे कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा लीड 568 क्या है? तो क्या है ये? बोलो, ब्लैक होल है, ठीक बात है। सुपर एडिंगटन एक्रीशन, इट फीड्स ऑन सराउंडिंग मैटर एट अ रेट ऑफ 40 टाइम्स द एडिंगटन लिमिट। मतलब जितना तेज ब्लैक होल मिनिमम खींचना चाहिए मटेरियल्स को, उससे 40 टाइम्स ज्यादा लिमिट से ये खींचता है सराउंडिंग मैटर को अपने में, ठीक है। तो ये है अपना ब्लैक होल। ब्लैक होल कैसे बनता है? एक नेबुला, नेबुला का 2 सीक्वेंस होता है ना। मान लो कोई स्टार है ना, नेबुला स्टार, ठीक है। अगर स्टार का मास ज्यादा होगा,
ठीक है, तो ज्यादा मास होगा तो क्या करेगा, धीरे धीरे अपना फ्यूल खत्म करेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम बना के, कभी तो पूरा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, फिर किस चीज का हीलियम बनाएगा, फिर बाद में वो क्या बन जाएगा, सुपर जायंट। ठीक है, छोटा वाला स्टार क्या बनेगा, रेड जायंट, बड़ा वाला स्टार क्या बनेगा, सुपर जायंट। फिर रेड जायंट क्या बनेगा, प्लेनेटरी नेबुला। ठीक है, छोटा वाला, और व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा, उजला रह जाएगा, बाद में एनर्जी एनर्जी सब खत्म। बड़ा वाला क्या करेगा, विस्फोट करेगा। समझ में आई बात, है ना। या तो वो एक न्यूट्रॉन स्टार बन सकता है, या तो एक ब्लैक होल बन सकता है। बड़े वाले में कितनी कैटेगरी है, 2 कैटेगरी है। बड़ा कितना होना चाहिए, एटलीस्ट सन के मास का 2-3 टाइम्स होना चाहिए। कितने टाइम्स, 2-3 टाइम्स। तो वो क्या बनेगा, न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल। सन के मास के 2-3 टाइम से कम है तो ऐसा गति होगा। हमारा सन बाद में क्या बन जाएगा, व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा, वो ब्लैक होल नहीं बन पाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। और यहां पे क्या है, न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार अगर रोटेट करे उसको पल्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्सर। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब देखो ये ब्लैक होल, उसके सामने क्या है, ये पूरा लाइट वाला है ना। ब्लैक होल को क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगुलरिटी। साइड वाले को क्या बोलते हैं, इवेंट हॉरिजन बोलते हैं। अवार्ड्स आपको पता है, अवार्ड्स इस साल किसको किसको क्या मिला, मनु भाकेर, गुकेश, हरमनप्रीत, प्रवीण, इन सबको खेल रत्न अवार्ड मिला। कौन सा रत्न, खेल रत्न, पता होना चाहिए, है ना। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मनु भाकेर। मनु भाकेर के बारे में आपको पता ही है, देख रहे थे, एस शूटर है, मल्टीपल इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट। गुकेश चेस वर्ल्ड चैंपियन, है ना, डी गुकेश, यंगेस्ट एवर चेस वर्ल्ड चैंपियन एट द एज ऑफ 18। किसको हराया, चाइना के डिंग लेरिन को। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है किसको हराया, है ना। आप इनके बारे में पढ़ के जाओ, बट वो कुछ और पूछ लेंगे। हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, गोल स्कोरर है इंडिया के मेन हॉकी टीम के। प्रवीण कुमार, पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल विनिंग हाई जंपर एट 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक्स। तो इन लोगों को क्या मिला है आपको, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। कम से कम ये 5 नाम तो आप जरूर याद रखो। अर्जुन अवार्ड बहुत लोगों को मिलता है, अर्जुन अवार्ड का नाम याद रखेंगे तो परेशान होंगे। हम लोगों को किसका नाम ध्यान रखना है, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का नाम जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम के लिए किसको मिला, सूचा सिंह, मुरलीकांत, राजा राम पेटकर, जिसपे चंदू चैंपियन मूवी बनाई थी किसने, अरे अपना कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन ने चंदू चैंपियन मूवी बनाई है ना। चंदू चैंपियन किसके ऊपर है, पेटकर साहब के ऊपर। उनको अभी जाके अवार्ड मिला है मूवी बनने के बाद। समझ में आई बात, है ना। प्रेसिडेंट हाउस जो है वो गया था ना, वो भी गया था, ठीक है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये सब मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी फॉर टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी। तो ये सब छोड़ो, पहला वाला अवार्ड और वो सब में सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड ये 5, ठीक है। बस मनु भाकेर के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता ही है, इनके बारे में डिटेल तो थोड़ी पूछेगा घर कहाँ है, पूछता नहीं है वैसे, ठीक है, बट थोड़ा बहुत पढ़ लो। गोल्ड वर्ल्ड कप जीता इन्होंने, है ना। 2018 में क्या मिला उनको, गोल्ड कॉमनवेल्थ गेम्स में मिला। समझ में आ रही बात। और इस बार उन्होंने ओलंपिक में क्या जीता है, ओलंपिक में ब्रोंज जीता है, सिल्वर की ब्रोंज, ब्रोंज जीता है, ठीक है। तो ओलंपिक का ब्रोंज है, देखो ना ब्रोंज दिख भी रहा है यार, सिल्वर बोल रहे हो, ठीक है। चलो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की क्या रिपोर्ट्स होती हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्जरलैंड में है ना। दावोस में उसकी जनवरी में मीटिंग होती है हमेशा, ठीक है। तो थोड़ा बड़े इकोनॉमिस्ट बन जाऊंगा तो फिर मैं मीटिंग अटेंड करने जाऊंगा, वहां पे जाके कुछ कुछ इधर उधर बोल के आऊंगा फालतू चीजें, क्योंकि सब कोई वही बोलता है ना। काम का तो किसी को कुछ आता है नहीं। समझ में आ रही बात, ठीक है। बोल बच्चन। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत सारा रिपोर्ट पब्लिश करता है। तो जो रिपोर्ट पब्लिश करता है उसको लोग रिकॉग्नाइज करें, लेजिटिमेसी करें, उसके लिए ये सब इवेंट कराना पड़ता है फालतू टाइप। समझ में आई बात, जिसमें पीएम वीएम सब पहुंच जाते हैं, ठीक है। हर साल कोई ना कोई मिनिस्टर तो इंडिया से जाएगा ही। रिपोर्ट क्या क्या पब्लिश करता है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल रिस्क, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म, फ्यूचर ऑफ जॉब्स, ग्लोबल इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट, ये सब पब्लिश करता है, ठीक है। स्वामित्व मतलब स्वामी कौन होता है, लैंड का स्वामी, जमीन भूमि का स्वामी, माटी का स्वामी। तो उससे से रिलेटेड है स्वामित्व स्कीम, 2020 में लॉन्च हुआ है, थोड़ा पुराना हो गया है। लैंड रिकॉर्ड्स के लिए, किसके लिए, लैंड रिकॉर्ड। इसमें ड्रोन से लैंड्स की क्या की जाएगी, रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इसी के साथ एक और ड्रीम, एक और अटैच है, नमो ड्रोन दीदी स्कीम,
है ना, क्या नाम है, नमो ड्रोन दीदी। गांव में जो दीदी लोग होती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनको क्या दिया जाएगा, ड्रोन दिया जाएगा, है ना, उनसे ड्रोन स्वामित्व स्कीम में भाड़े पे लिया जाएगा और उनसे मैपिंग की जाएगा। दीदी लोग ड्रोन उड़ाएंगे, उनको ट्रेनिंग कर दिया जाएगा। समझ में आई बात? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ किसके अंदर, पंचायती राज के अंदर। ट्राई एंड द गवर्नमेंट कम्बैटिंग स्पैम। ट्राई क्या है, ट्राई इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भी जियो है, एयरटेल है, सबको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, ट्राई। ठीक बात है। तो अभी देखो, अभी स्पैम मैसेज पता चल जाता है, स्पैम कॉल पता चल जाता है पहले से ही, उस पर लिख के आ जाता है कि पॉसिबली स्पैम। समझ में आ रही बात? वो किसकी वजह से है, ट्राई की वजह से है। थैंक ट्राई, है ना, टू रेगुलेट टेलीकॉम सर्विस इंक्लूडिंग फिक्सेशन, रिवीजन ऑफ टैरिफ। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग रेगुलेशन गाइडलाइंस, है ना, ये सब काम ट्राई का होता है। ठीक है, बस ट्राई के बाद आ जाओ ओलिव रिडली टर्टल। टर्टल समझते हो ना, छोटे छोटे, है ना। ओलिव रिडली टर्टल्स बहुत ज्यादा है, न्यूमरस हैं, लाखों करोड़ों में है, बट ये मरते भी बहुत एक साथ हैं, है ना, वल्नरेबल बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इनका IUCN क्या है, वल्नरेबल ही है। समझ में आई बात, है ना। उड़ीसा में जो गहिर माता बीच है, ऋषिकुलिया, वहां पे बहुत ज्यादा इनका मास नेस्टिंग होता है ना, जिसको अरीबाडा बोलते हैं। एक साथ हजारों टर्टल जन्म ले लेते हैं वहां पे। समझ में आई बात? तो उनको क्या बोलते हैं, अरीबाडा। न्यूमरस डेड ओलिव रिडली टर्टल्स हैव बीन वॉशिंग अशोर अलोंग तमिलनाडु, पर्टिकुलरली इन चेन्नई, है ना। 300 से 350 डेड टर्टल्स हैव बीन फाउंड। टर्टल्स ये बहुत ज्यादा वल्नरेबल भी हैं। दे आर नोन फॉर यूनिक अरीबाडास। अरीबाडास मतलब सिंक्रोनाइज मास नेस्टिंग करते हैं ये लोग, एक साथ मास में नेस्टिंग। थाउजेंड ऑफ फीमेल्स कम टुगेदर ऑन द सेम बीज टू ले एग्स। उससे थाउजेंड्स क्या निकलते हैं, बच्चे। जनरली ये उड़ीसा का जो बीच है, गहिर माता बीच, वहां पे इनका क्या फेनोमेना होता है, अरीबाडा का, एक साथ मास नेस्टिंग करने का। ठीक है ना। दे आर कार्निवोरस, है ना, पकड़ने मत जाना उनको, उंगली खा जाएंगे तुम्हारी। इन द इमेच्योर स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल। ठीक है। ओलिव रिडली टर्टल गहिर माता बीच ऑफ उड़ीसा में सबसे ज्यादा मिलेंगे, है ना। दे आर फाउंड इन वार्म एंड ट्रॉपिकल वाटर्स। तो इंडिया का ये वाला जो कोस्ट है ना इधर, ठीक है, यहाँ पे देखो महानदी वहानदी जो निकल रहा है ना, यहाँ पे जो आता है मिलता है, वहां पे बहुत ज्यादा मिलेंगे। ये वल्नरेबल है। शेड्यूल 1 और अपेंडिक्स 1 वो तो लगभग सेम ही रहता है। वर्ल्ड टर्टल डे कब था, 23 मई को मनाया जाता है। देखो कितना खुश है, पार्टी कर रहे हैं लोग। थीम फॉर वर्ल्ड टर्टल डे क्या था, लेट्स पार्टी, है ना। ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैसे निकाला जाए उस बेसिस पे उसका नाम दिया जाता है। हाइड्रोजन वाटर से अलग कर दो, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। अगर उसमें रिन्यूएबल एनर्जी यूज किए तो ग्रीन हाइड्रोजन, अगर उसमें न्यूक्लियर एनर्जी यूज किए तो पिंक हाइड्रोजन। समझ में आई बात? अगर उसमें कोयला यूज किए तो ब्लैक हाइड्रोजन, क्योंकि कोयला यूज कर ही लिए, कार्बन डाइऑक्साइड निकल ही गया, तो फायदा क्या हुआ। समझ में आई बात? ऐसे करके करके हाइड्रोजन को क्या किया गया है, क्लासिफाई। तो हाइड्रोजन को, वाटर से H2 अलग और ऑक्सीजन अलग, इसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए, वाटर को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी बनाने के लिए एनर्जी चाहिए। समझ में आई बात? फायदा क्या हो रहा है पता नहीं, बट ठीक है, टेक्नोलॉजी है। तो एनर्जी बनाने के लिए जो एनर्जी लग रही है वो अगर रिन्यूएबल है तो ग्रीन हाइड्रोजन। क्लियर है ना। तो बहुत ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन में हाइड्रोजन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वाटर यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस पावर्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी। ब्लू हाइड्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है, मीथेन होता है, CH4 से हाइड्रोजन निकाल लोगे तो क्या बोलोगे, ब्लू हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन, नेचुरल गैस इज ट्रांसफॉर्म बाय बर्निंग मीथेन एंड रिजल्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मीथेन बर्न हुआ गया और कार्बन डाइऑक्साइड निकल ही गया तो क्या है, ग्रे। अगर कोयला वेला यूज कर लिया हम लोगों ने, है ना, तो फिर कौन सा हो जाएगा, ब्राउन हाइड्रोजन। कोयला यूज कर लिया तो ब्राउन हो गया। ठीक है। तो ये ऐसे करके यूज हम लोग कर लेते हैं। अगर हम लोगों ने क्रूड ऑयल ये सब यूज कर लिया, पेट्रोलियम, तो ब्लैक हाइड्रोजन बोल देते हैं। ठीक है। अगर न्यूक्लियर एनर्जी यूज कर लिया तो क्या बोलते हैं, पिंक हाइड्रोजन। इसरो का डॉकिंग एक्सरसाइज हम बार बार पढ़ चुके हैं। 2 सैटेलाइट को आपस में जोड़ दो, बस इंडिया बिकेम कौन सा कंट्री, 4th।
है ना, ठीक बात है, ठीक है, आगे चलते हो। इनलैंड वाटर डेवलपमेंट काउंसिल, इसके बारे में भी लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। कब एस्टैब्लिश हुआ था? 2023 में। इनलैंड वाटर डेवलपमेंट काउंसिल वाज एस्टैब्लिश इन 2023 अंडर द गाइडेंस ऑफ इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्लियर है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स वगैरह इसके अंदर आते हैं, बाकी कुछ खास नहीं है। सेकेंड मीटिंग कहां हो रहा था? काजीरंगा में, अभी हो रहा था, अभी कुछ महीने पहले, जनवरी में, 10 जनवरी को, है ना, इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये जरूर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एपीएससी के लिए भी, ठीक बात है। फर्स्ट इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल का मीटिंग कहां हुआ था? कोलकाता में हुआ था। सेकंड कहां हुआ? काजीरंगा में। काजीरंगा में पता नहीं कौन सा नदी है, बगल में है वैसे, बट होना कहां चाहिए था? गुवाहाटी में, बट काजीरंगा सबको मजा आता है घूमने में, नहीं। फ्यूचर ऑफ जॉब्स, फ्यूचर ऑफ जॉब्स किसका रिपोर्ट है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, है ना। बस ये बोल रहा है कि फ्यूचर जॉब्स में क्या बचेंगे? पुराने जॉब्स, है ना, डाकिया डाक लाया वाला जॉब रहेगा? नहीं रहेगा। आई बात समझ में? अब तो व्हाट्सएप हो जा रहा है, तो नए नए जॉब्स आएंगे, पुराने जॉब्स जाएंगे। बहुत सारे जॉब्स खतरे में है, वही बता रहा था। पोस्टल सर्विस का क्लर्क, बैंक टेलर्स, रिटेल रिलेटेड क्लर्क्स, डेटा एंट्री क्लर्क, सब लोग खतरे में है, क्योंकि सब काम कौन कर देगा? एआई कर देगा, है ना। गल्फ ऑफ मैक्सिको का लोकेशन देखो, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। यहां एक छोटा सा कंट्री है, कौन है? क्यूबा। क्यूबा एक कम्युनिस्ट कंट्री है। कैसा कंट्री है? कम्युनिस्ट। और इसके बगल में वो बड़ा कंट्री कौन है? यूएस। समझ में आई बात? यूएस कैसा कंट्री है? बोलो। कैपिटलिस्ट। तो इस कम्युनिस्ट कंट्री में रशिया ने अपना मिसाइल रख दिया था 1962 में, उसको बोलते हैं क्यूबल मिसाइल क्राइसिस। यूएस एकदम डर गया था, ठीक है, एकदम बोला कि नहीं नहीं, इस यहां से मिसाइल तुम हटा ही लो, नहीं तो हम मार ही देंगे। समझ में आई बात? तो 1962 में न्यूक्लियर वॉर का खतरा बहुत ज्यादा था, फिर दोनों ने अपने सेंस से काम लिया और पीछे हटे। समझ में आई बात? तो गल्फ ऑफ मैक्सिको न्यूज में था, आसपास के कंट्रीज आप देख लो, ठीक है, बाकी कुछ खास काम नहीं है। यहाँ यूएस का क्या है? फ्लोरिडा है, उधर क्या है? मैक्सिको है, इधर क्या है? होंडुरास है, इधर क्या है? ग्वाटेमाला है, इधर क्या है? क्यूबा है, ठीक है। गिरमिट किसको बोलते हैं? गिरमिटिया। इंडिया के ही लोग हैं जिनको अंग्रेज उठा ले गए, फिजी, टोंगा, कैरिबाती आइलैंड, अलग अलग जगह पे काम करने के लिए, जिनको क्या बोलते हैं? गिरमिट। अग्रीमेंट, गिरमिट, एक्चुअली गिरमिटिया, गिरमिट। बिहार में जो लोग होते हैं ना, ठीक है, बिहार के लोगों का एक खास बात है, नहीं पढ़े जो वहां पे इलिटरेट लोगों का एक खास बात है, और वो खास बात ये है, ठीक है, कि उनको जो समझ में आएगा वही बोलेंगे, है ना। वो कभी भी सही प्रोनाउंसिएशन करने की कोशिश नहीं करेंगे, है ना। लेबर क्लास लोग जो है बिहार में, उनका एक खास बात है, जो समझ में आएगा वही बोलेंगे। तो ब्रिटिश क्या बोलते थे? अग्रीमेंट। अब अग्रीमेंट से क्या निकल उनको सुनाई देता था? गिरमिट। अग्रीमेंट, गिरमिट, तो बस गिरमिट बोलते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट को आज भी बहुत सारे लोग उधर सर्टिफिकेट, जो मन में आ जाए वो बोल देंगे, तुम्हारे ऊपर है, तुम समझो। समझ में आई बात? ठीक है, बहुत अच्छा बोलने की कोशिश नहीं करेंगे। और जब बचपन से ऐसे बड़े होते रहो ना, तो तुम्हारी भी ऐसी आदत लगने लगती है। मेरा एक जूनियर है कॉलेज का, है ना, आईटी से पास आउट है, वो भी जो मर्जी आए वही बोलता है ना, है ना। मैजेंटा लाइन को मैग्नेटा लाइन, हम बोले अरे ठीक से पढ़ो, मैग्नेटा नहीं है, मैजेंटा है। अरे सर समझ तो गए ना आप, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना, ठीक है। तो ऐसे करके बोलते रहेंगे। डोंट बार्क ऑन द रोड को डोंट बर्क ऑन द रोड, तो बर्क ऑन द रोड चलते रहेगा उनका। पढ़े लिखे लोगों की भी आदत ऐसी हो जाती है बहुत सारी, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा मजाक उठता है, बट गिरमिट वो अग्रीमेंट से ही आया, फिर वो गिरमिटिया बन गया। अग्रीमेंटिया होना चाहिए था, बिहार में ऐसे ही चलता है, रोहितवा, अग्रीमेंटिया, वो क्या बन गया? गिरमिटिया। तो गिरमिटिया, ये लोग क्या करने जाते थे? सुगर केन, टी, रबर प्लांटेशन, है ना। सुनील नारायण को जानते हो ना, क्रिकेटर सुनील नारायण, और वो गुजरात वाला क्रिकेटर जो है, क्या नाम है उसका पता नहीं, ठीक है, जो वहां पे अच्छा खेल रहा है, गुजरात नहीं, लखनऊ की तरफ से। तो ये सब लोग गिरमिटिया कम्युनिटी वाले ही हैं। समझ में आ रही बात, है ना। चलो, ये लोग कहां दिखते हैं? फिजी विजी हर जगह दिखेंगे आपको, ठीक। ग्रीन बैंक, ग्रीन बैंक क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट ग्रीन बैंक। मतलब कैसे प्रोजेक्ट इंकरेज करेगा? ग्रीन वाले प्रोजेक्ट, जिसमें कैसा एनर्जी लग रहा है?
ग्रीन एनर्जी लग रहा है, उसको क्या बोलोगे, बोलो ग्रीन बैंक। टर्मरिक बोर्ड, टर्मरिक बोर्ड कैसा बोर्ड है, इंडिया का बोर्ड है। टर्मरिक हेडक्वार्टर कहां पे है, बोलो निजामाबाद तेलंगाना में। टर्मरिक थ्राइव्स इन वार्म क्लाइमेट विद टेम्परेचर इन 20 to 30। ठीक है। क्वाड्रेंटिनो, क्वाड्रेंटिनो क्या है, मिट्योर शावर, चार्ज शावर जो उसको बोलते हैं क्वाड्रेंटिनो, इसका नाम पता होना चाहिए। नदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा विजिबल होता है। ये दिख रहा है ना ऐसा, मिट्योर शावर, ऐसा लगेगा मिसाइल गिर रहा है बट मिसाइल गिर नहीं रहा है, इसको क्या बोलते हैं, मिट्योर शावर। वीपी, वीपी का मतलब क्या है, अब देखो ये सब प्री सिक्योर वाला है इसलिए छोटे छोटे। वीपी मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स, इंडिया सिक्योर पोजीशन इन टॉप 10। वीपी में ट्रेडमार्क में इंडिया का रैंक क्या है, 4। कौन से मार्क में, ट्रेडमार्क में। ट्रेडमार्क लेने में हम 4th पे चले गए। डिफेंस एक्सरसाइजेस, थोड़े बहुत डिफेंस एक्सरसाइजेज आपको पता होने चाहिए। यहां बहुत सारे डिफेंस एक्सरसाइजेज जो हमने प्री सिक्योर में कवर किए थे सब मैंने लिस्ट करा दिया है, तो आप देख सकते हो। सूर्य किरण किसके बीच होता है, इंडिया नेपाल। इम्बेक्स किसके बीच होता है, इंडिया म्यांमार। हैंड इन हैंड, इंडिया चाइना। सारे इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक दो बार पढ़ के जरूर रखना। एपीएससी में एक तो पूछने जाने के चांसेस है, यूपीएससी में शायद नहीं आए बट एपीएससी में आने के चांसेस रहते हैं। समझ में आई बात, तो एक बार पढ़ के जाना, ठीक है। कंपाइल्ड हो गया है सारा, ठीक है। ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस, ये अलायंस कॉप 29 में हुआ था अजरबैजान में। एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस, द अलायंस एम्स टू एनहांस ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी बाय डबलिंग एफिशिएंसी बाय 2030। ठीक है। कारा, कारा एक एजेंसी है, सेंट्रल एडॉप्शन, बच्चों का एडॉप्शन से रिलेटेड है ना, ठीक है। एक एक्ट होता है, कौन सा एक्ट होता है बताओ, नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड क्या नाम होता है उसका पूरा, एनसीपीसीआर तो बॉडी होती है, नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन वाली बॉडी है। एक्ट का नाम क्या है, एक्ट का नाम याद नहीं आ रहा, बोलो। चाइल्ड वाला एक्ट कौन सा है, पॉक्सो, पॉक्सो एक्ट है ना, पॉक्सो है, पॉक्सो, पॉक्सो, पॉक्सो एक्ट से क्या बना है, कारा बना है। ठीक है। कैसा बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी। समझ में आई बात, बच्चों का एडॉप्शन का ध्यान रखती है, ठीक है। उसके अंदर सब है, पॉक्सो एक्ट के अंदर सब कुछ बनाया गया है। एनसीपीसीआर भी आई थिंक पॉक्सो एक्ट से ही बना है, ठीक है। दो बॉडी, पॉक्सो एक्ट से, एक बार मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा, बट पॉक्सो एक्ट से एनसीपीसीआर भी बना होगा है ना, और उससे कारा भी बना होगा, ठीक है। इट एडहियर टू द कौन सा कन्वेंशन, हेग कन्वेंशन। इंटर कंट्री अडॉप्शन, एक कंट्री का बच्चा दूसरे कंट्री अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या लगेगा, हेग कन्वेंशन। समझ में आ रही बात, ठीक है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ये भी किसका है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। वो बोल रहा है कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो हम पता है, हमें नहीं बोलता तभी पता चलता, ठीक है, क्योंकि सूंघ रहे हैं हम लोग नहीं। इमर्जिंग कंसर्न्स इंक्लूडेड पर एंड पॉली फ्लोरो अल्कलाइल सब्सटेंस एंड माइक्रोप्लास्टिक, बोथ ऑफ विच पोज सीवियर हेल्थ एंड एनवायरमेंटल रिस्क। अब माइक्रोप्लास्टिक तो सबको पता है, इसका नाम पता होना चाहिए, पर एंड पॉली फ्लोरो अल्कलाइल सब्सटेंस, ये क्या है, तो ये क्या है, फॉरएवर केमिकल्स है। फॉरएवर केमिकल मतलब वो केमिकल डिग्रेड नहीं हो रहा है, प्लास्टिक जैसे पड़ा हुआ है ये भी पड़ा हुआ है, बायोडिग्रेडेबल नहीं हो रहा है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी खूब पूछता है, ऐसे वाले खूब पूछता है, ठीक है। वन लाइनर में यही सब पूछता है जिसमें तुम गैस नहीं कर पाओ। करंट रिस्क, स्टेट बेस्ड आर्म कॉन्फ्लिक्ट को बोला है सबसे ज्यादा रिस्की क्या है, स्टेट बेस्ड आर्म कॉन्फ्लिक्ट। दिख ही रहा है, इंडिया पाकिस्तान, यूक्रेन रशिया, है ना। एक्सट्रीम वेदर इवेंट, फिर जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन, ट्रेड वॉर, ठीक है। ये सब रिस्क बताया उसने, क्या बताया, रिस्क। रिस्क में इनइक्वालिटी सबसे नीचे रखा है, सबसे ऊपर क्या रखा है, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। स्टेट बेस्ड मतलब गवर्नमेंट खुद ही लड़ रही है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का हुआ अभी। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, फिर जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन, फिर मिस इंफॉर्मेशन, जैसे पाकिस्तान बोल रहा है हमारे बेस उड़ा दिए, वहीं पे मोदी जी कल जाकर लैंड कर रहे हैं, कहां उड़ाया बताओ, ठीक है। फिर सोसाइटल पोलराइजेशन, है ना,
सोसाइटल पोलराइजेशन क्या होता है? सोसाइटी को पोल्स में बांट देना, हिंदू मुस्लिम, इसको क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। ठीक है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक, ये किसने निकाला है? WEF। नाम जरूर पता होना चाहिए। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, एनिमी हमारा कौन है? पाकिस्तान और चाइना। तो उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाएगा, वो उनके हेयर को ट्रांसफर नहीं होगा। ये क्या है? एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है। दाऊद इब्राहिम की संपत्ति थोड़ी ना किसी हेयर को मिल रही है, नहीं मिल रही, गवर्नमेंट ले लेगी। एनिमी प्रॉपर्टी रेफर्स टू एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मूवेबल प्रॉपर्टीज लेफ्ट बिहाइंड इन इंडिया बाय इंडिविजुअल हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान और चाइना, जो वॉर के टाइम पे माइग्रेट किए, 47 में, 62 में, 65 में, 71 में और 1999 में। समझ में आई बात? अंडर द एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट it was explicitly clarified that enemy properties cannot be inherited or transferred by the legal heirs of the individual who left the enemy nation. He left for enemy nation. जो enemy nation चले गए वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, उनका हेयर प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे बाप का था, नहीं था, है ना? एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है। आईसीजे वर्सेज आईसीसी, आईसीजे का नाम सुना है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये यूएन का बॉडी है। किसका बॉडी है? आईसीसी यूएन का बॉडी नहीं है। क्रिकेट की बात नहीं हो रही है, इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। दोनों हेग में ही है। कहां पे है? नीदरलैंड में, सॉरी, दोनों कहां है? नेदरलैंड में ही है। ठीक है। हेग नीदरलैंड में ही तो है, हेग ही में है। हाँ ठीक है, दोनों हेग में है। आईसीजे कब स्टार्टिस हुआ? 1946। ये कब हुआ? 2002। इसमें इंडिविजुअल का ट्रायल हो सकता है, नाम है क्रिमिनल कोर्ट। इंडिविजुअल को एज ए क्रिमिनल ट्रायल किया जा सकता है। जो इंडिविजुअल वॉर क्राइम्स, जेनोसाइड, मास मर्डर, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। समझ में आई बात? जैसे पुतिन के ऊपर केस चल रहा है कि पुतिन ने बहुत सारे बच्चों को मारा यूक्रेन में। समझ में आई बात? है ना? इसमें ऐसा इंडिविजुअल के ऊपर नहीं चलता, कंट्रीज के ऊपर चलता है केस। कंट्री का डिस्प्यूट एड्रेस होता है। समझ में आई बात? सारी कंट्री इसकी मेंबर नहीं है, बट भले तुम इसके मेंबर रहो या नहीं रहो, रशिया थोड़ी मेंबर है, बट पुतिन के ऊपर तो केस चला ही रहे हैं वो लोग। समझ में आई? बट जो कंट्री इसकी मेंबर है, पुतिन अगर उस कंट्री में गया तो उसको पकड़ के कहां भेजना पड़ेगा? आईसीसी में। इसलिए पुतिन हर कंट्री घूमता नहीं है। ठीक बात है ना? और ये क्या है आपका? आईसीजे, ऑफिशियल कोर्ट ऑफ यूएन। ठीक बात है? ये यूएन फंडेड है, ये वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन से है। इसके लिए एक स्टैट्यूट साइन करना पड़ा था। इसके लिए जो स्टैट्यूट साइन करना पड़ा था उसको बोलते हैं हम लोग रोम स्टैट्यूट। क्या बोलते हैं? रोम स्टैट्यूट। समझ में आई बात? क्या बोलते हैं? रोम स्टैट्यूट। इसके लिए क्या है? सीधे यूएन है। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। रिपब्लिक डे में नॉर्थ ईस्ट का कौन से स्टेट का टैब्लू था इस बार? सिर्फ त्रिपुरा का था। किसका था? सिर्फ त्रिपुरा का था। बस वही चीज जानना है आपको, बाकी तो आपको पता ही है ना? इस साल का हाईलाइट क्या था? स्वर्णिम भारत, विकसित, विरासत और विकास। फिर से बोलो। दोनों का अपॉइंटमेंट का अलग अलग तरीका है, वो तरीके में हमें नहीं जाना, पूछा नहीं जाता। आईसीजे का हम तरीका पढ़ेंगे मेंस के टाइम पे, प्रीलिम्स के टाइम पे इतना यूजफुल नहीं है। आईसीजे जब हम लोग पढ़ेंगे ना यूनाइटेड नेशन, तो आईसीजे क्या होता है? आईसीजे में टोटल 9 जज होते हैं, है ना? 15 जज होते हैं। 15 जज, एक जज का टेन्योर 9 ईयर का होता है। ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, दोनों से वोटिंग होता है। दोनों से 2/3 वोटिंग होगा तो जाके कोई क्या बनेगा? जज बनेगा। कहां का? आईसीजे का। ठीक है। लास्ट टाइम अभी इंडिया के एक जज हैं दलवीर भंडारी, जो पिछले 15 साल से 9 साल हो गया दूसरा टेन्योर चल रहा है उनका। समझ में आई बात? 2017 का टाइम था, फिर से उनका टेन्योर शुरू हो गया। उस समय पे उनके और यूके के बीच में वोटिंग चल रहा था, तो सिक्योरिटी काउंसिल में यूके जीत रहा था, बिकॉज यूके इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। 5 परमानेंट मेंबर है ना, P5 है ना? कौन कौन सा? यूएस, रशिया, फ्रांस, चाइना और यूके, जिनको वीटो मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? वीटो। वहां वो जीत रहा था। बट जनरल असेंबली जहां 193 कंट्री है, वहां हमें 180 वोट मिल रहा था। सोचो, इसका मतलब यूके नालायक है।
तो यूके पीछे हट गया कि चलो भाई ज्यादा कंट्री तुमको ही सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन बस और कुछ नहीं है, बस पता होना चाहिए स्वर्णिम भारत विरासत, है ना। त्रिपुरा की तरफ से क्या यूज हुआ, खरची पूजा। यूपीएससी भी बहुत पूछता है, नॉर्थ ईस्ट से खूब पूछता है यूपीएससी, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं तुम लोगों के लिए यूपीएससी निकालना आसान है ना। कुछ भी पूछ लेगा, किस दिन पूछ लेगा ओरांग नेशनल पार्क कहाँ है ना, क्योंकि उनको लगता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले तो तैयारी करते नहीं है, नॉर्थ इंडिया वालों ने देखा नहीं होगा ओरांग। समझ में आ रही बात। ब्लू घोस्ट, हाँ, तो फ्लाइंग नाम दफा फ्लाइंग स्क्वायरल कहाँ मिलते हैं, ये सब यही सब तो क्वेश्चन पूछता है वो सारे नॉर्थ ईस्ट वाले, या बहुत डीप साउथ वाले क्वेश्चन पूछेगा, ठीक बात है। या रेगिस्तान के पूछ देगा, बताओ सांबर लेक, मतलब वो तो पता चल गया। ब्लू घोस्ट एंड रेजिलियंस, ब्लू घोस्ट किसको बोलते हैं, है ना, स्पेस के यूज में यूज होता है। दे आर लूनार लैंडर्स, लूनार मतलब चंद्रमा, चंद्रमा पे लैंडर्स के टर्म में क्या यूज होता है, ब्लू घोस्ट, ठीक है। ये भी हमने कहां से लिया है, अपने प्री सिक्योर से, बस एक पेज ले लिया है कि आपको ब्लू घोस्ट का मतलब पता रहे। टू लूनार लैंडर, रेजिलियंस बाई टोक्यो बेस्ड इन स्पेस एंड ब्लू घोस्ट बाई टेक्सास बेस्ड फायरफ्लाई रॉकेटेड अवे इन द मिडिल ऑफ नाइट फ्रॉम नासा, नासा का केनेडी स्पेस सेंटर। नासा ने 2 लूनार लैंडर फायर किए, एक का नाम क्या था, रेजिलियंस, दूसरे का नाम क्या था, ब्लू घोस्ट। समझ में आई बात, ठीक है। ब्लू घोस्ट और रेजिलियंस कहां पे जाकर लैंड करेंगे, चंद्रमा पे। इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन कब स्टैब्लिश हुआ, 63 में। हेडक्वार्टर कहां पे है, लंदन में है, ठीक है। तो इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिया भी इसका मेंबर है ऑब्वियसली। मेंबर इंक्लूड बोथ इंपोर्टिंग मेंबर एंड एक्सपोर्टिंग मेंबर, है ना, इंपोर्ट करने वाले भी हैं और एक्सपोर्ट करने वाले भी हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। कॉफी के बारे में बात करते हैं। कॉफी इंडिया में कहां होता है, हॉट एंड ह्यूमिड, ड्राई कंडीशंस में। वेदर इज नेसेसरी एट द टाइम ऑफ राइपनिंग द बेरीज, जब कॉफी का बेरी पक रहा है, कंडीशन क्या चाहिए, ड्राई चाहिए। रेनफॉल बहुत ज्यादा चाहिए, 150 से 250, मतलब सिर्फ पकने के टाइम में ड्राई चाहिए, जब ग्रो हो रहा है तब क्या चाहिए, बारिश चाहिए, है ना। रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घास सबसे ज्यादा कहां होता है, कर्नाटका, चिकमंगलुरु नाम सुना है तुम लोगों ने ना, है ना, उधर बहुत ज्यादा होता है। फिर केरला, फिर तमिलनाडु। इंडिया का पोजीशन क्या है, 6th, लेकिन अभी क्या दिखा रहा है, 7th रैंक दिखा रहा है। इंडिया रैंक 7th इन ग्लोबल कॉफी प्रोडक्शन। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने कब बोला है, जनवरी 21 को बोला है। समझ में आई बात। इंडिया का रैंक क्या लिखोगे, 7, किसमें, कॉफी प्रोडक्शन में। ग्लोबल वर्ल्ड नेट कॉन्फ्रेंस, ये सब प्री सिक्योर वाले कटिंग्स हैं। ग्लोबल वर्ल्ड नेट कॉन्फ्रेंस विच प्रमोट्स लिंग्विस्टिक रिसर्च एंड कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक। वर्ल्ड नेट लैंग्वेज को प्रमोट करता है, किसको प्रमोट करता है, लैंग्वेज को। ये कॉन्फ्रेंस कहां हुआ था, जनवरी में, है ना। कहां पे हेल्ड किया गया, पाविया इटली में। लोकेशन पता रहना चाहिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बोडो लैंग्वेज को इस बार असमीज बोरो लैंग्वेज गार्नर इंटरनेशनल स्पॉटलाइट एट इटली ग्लोबल वर्ल्ड नेट कॉन्फ्रेंस। समझ में आई बात, एपीएससी के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। चिनार ट्री, चिनार ट्री कहां पे होता है, कूल क्लाइमेट्स। साइज ग्रो अप टू कितना मीटर, 30 मीटर टॉल, जम्मू कश्मीर में होता है, ठीक है। स्टेट ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर फीचर्ड इन लोकल आर्ट क्राफ्ट एंड लिटरेचर। इसको काटा जा रहा था तब ये न्यूज में आया है ना, चिनार ट्री। जियो टैगिंग एंड आधार, हाउ वाई द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कंजर्व चिनार ट्री। चिनार ट्री को क्या किया जा रहा है, कंजर्व किया जा रहा है, ठीक है। जियो टैगिंग किया जा रहा है, आधार वाधार लगाया जा रहा है, सो दैट कि उसको काटा नहीं जाए। वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एपीएससी दोनों के लिए, है ना। वेटलैंड सिटी में 2 सिटी को डाला गया, रामसार कन्वेंशन के अंदर आता है। 2 सिटी कौन कौन सी है, इंदौर और उदयपुर, वहां पे उनको वेटलैंड सिटी के अंदर डाला गया है। समझ में आई बात, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन, वॉलेंट्री एक्रेडिटेशन सिस्टम एस्टैब्लिश्ड बाय रामसार। इट रिकॉग्नाइज सिटी दैट हैव टेकन एक्सेप्शनल स्टेप टू सेफगार्ड देयर अर्बन वेटलैंड। जो किसने लिया है, इंदौर सबसे क्लीनेस्ट सिटी है ही, और उदयपुर, सिटी ऑफ लेक्स भी बोलते हैं उदयपुर को। फिर आया सीबम इन पोलर बियर, है ना। ऑयली सब्सटेंस पोलर बियर के फर में पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सीबम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीबम। जो पोलर बियर का स्किन होता है वो इसको रिलीज करता है।
वाटर और आइस को क्या करता है, रिपेल करता है सीबम से। समझ में आई बात, ठीक है। कीपिंग द बियर्स ड्राई एंड इंसुलेटेड इन द आइसी आर्कटिक हैबिटेट। पोलर बियर ठंडा जगह पे गर्म रहते हैं ना, मतलब गर्म रहेंगे तभी तो जिंदा रहेंगे, अदरवाइज कैसे रहेंगे, ठीक है। किसकी वजह से, सीबम की वजह से। बाकी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कंपैरिजन पीएफए, पीएफए पॉलीफ्लोरो अल्कलाइल कंपाउंड को ऐसे यूज किया जा सकता है। पॉलीफ्लोरो अल्कलाइल कंपाउंड क्या बोले जाते हैं, फॉरएवर केमिकल, ऊपर भी आया था ना, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। पॉलीफ्लोरो अल्कलाइल कंपाउंड कहाँ यूज होता है, नॉन स्टिक कुकवेयर में चिपका रहता है ना वो काला कोटिंग। वाटर रेपेलेंट क्लोथिंग में, बहुत सारे क्लोथिंग है ना, देखो पानी गिरा रहे हैं, है ना, गीला नहीं हो रहा, गंदा नहीं हो रहा, है ना, सॉस गिर गया गंदा नहीं हुआ, वो सब यूज होता है। स्ट्रेन रेजिस्टेंस फैब्रिक्स में यूज होता है। द स्टडी सजेस्ट दैट पोलर बीएम सीबम कुड इंस्पायर द क्रिएशन ऑफ इको फ्रेंडली कोटिंग। पोलर बीएम का सीबम अगर यूज कर लेंगे, अब उनको मारा जाएगा, ठीक है, तो हम लोग पॉलीफ्लोरो अल्कलाइल कंपाउंड से बच सकते हैं। बस दिस इज आवर लास्ट टॉपिक इन स्टडिंग पोलर बियर फॉर पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर फॉरएवर केमिकल इन एनवायरनमेंट। फॉरएवर केमिकल समझ गए, अरे समझ गए क्या है फॉरएवर केमिकल के आने के बहुत ज्यादा चांस है। ये पीएफएस सब जगह यूज होता है, माइक्रोवेव, नॉन स्टिक, फास्ट फूड का पैकेजिंग, वो जो होता है ना, ऐसे करके सील कर दिया था, गर्म रहता है। स्टेन रेजिस्टेंट फर्नीचर सब जगह यूज होते हैं। दिस इज ऑल। पोलर वियर के बारे में तो आपको पता ही है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, ठीक है, डन। मैं एक बार देख लूं किसी ने कुछ ऑनलाइन डाउट तो। वाह, एनटीसीएस शुड एस्टैब्लिश। चलिए फिर, थैंक यू एवरीवन, है ना।